हाँ हाँ, मोर में। चलो, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग 4 मिनट्स। एफबी पे लाइव कर दिया सर। ये एफबी पे मैं इसको, आई एम गोइंग टू बी स्टार्ट। नाउ स्ट्रीम टाइम ऑन फेसबुक चालू हो गया। देखो फेसबुक देखो, लोग करो ना आरएसवीपी, उनका जो है ना लिंक, फेसबुक का लिंक होगा तो जो हेलो। हाँ क्या गाड़ी गाड़ी आ गई थी तुम्हारी, पता ना चली तुम लोग 1 डेढ़ घंटे में आ रहा पता नहीं चला। अभी वहाँ शेड्यूल होगा तो देख लो क्या है। जी मैं फोन लगाता हूँ। आरएसवीपी देखो आरएसवीपी आओ खाना खा रहे हो वालो आओ। अगर इनकेस मैं म्यूट कर देता हूँ सभी पार्टिसिपेशन को, तो वहाँ से अनम्यूट कर देना, क्योंकि आपको होस्ट है तो आपके पास से संजय जी, आवाज येत आहे का माझा? हाँ गैलेक्सी। सुशील जी, जी आपको जी जी आपका जी आवाज। जी बनते जी नमस्कार। जी नमस्ते, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। तो सुशील जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जी थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहली बार आ रहे हैं हमारे वेबिनार जी पे। जी जी एक बार हमारे सेमिनार में आए थे गुजरात जी में जी बिल्कुल 2017 हाँ। में, और आज पहली बार वेबिनार पे आए हैं। गुरुदेव आने वाले हैं जी अच्छा, शिव जी गुरुदेव आने वाले हैं अभी। जी जी जी,
अपना संघकाय फाउंडेशन का पेज है तो उस पे इसको लाइव भी कर दिया है। लाइव कर दिया है। हेलो। हाँ जी, हाँ सब ठीक है। श्री राम संजय रामटेके जी का हाँ, उनका है ना वो माइक का कुछ इशू हो रहा। मैं कोशिश किया है उनको फिर से बोला है, लेकिन वो उनको बोला था मैंने कि तो कोई इशू नहीं है, वो माइक रिस्टार्ट कर निकाल के भी बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं वो हॅलो हॅलो हा आता याच्या मोबाईलवर आलं आला आला ना। हॅलो आता माझा आवाज येतोय हाँ संजय संजय हाँ हाँ ये तो है। आता हाँ है। हाँ तो अरे, मोबाइल ओनली, या यू कीप थ्रू द मोबाइल ओनली, आई थिंक इट इज हो इजी। ठीक है हाँ ठीक है okay, so we can start the विशाल, solve हो session गया? now. हो गया कामाचं गुरुदेव भी जुड़ गए हमारे साथ में। प्रणाम प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम गुरु जी। नमस्ते और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वेबिनार ज्वाइन किया हम लोगों का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य पुलक सागर महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो हमारे जो स्पीकर्स है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग को होस्ट है, कुछ अगर रिक्वेस्ट आती है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा आप एक बार देख लेना। जी मैं आप सब लोगों का इस वेबिनार में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। संघकाय फाउंडेशन की तरफ से आज ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया, जहाँ हमारे परम पूज्य आचार्य पुलक सागर महाराज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे मेन स्पीकर है। और आचार्य पुलक सागर महाराज जी कम से कम 1 साल पहले मिले थे उनसे, और हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म के लिए एक क्लोजली आने के लिए हमने एक मीटिंग भी किया था। 1-2 बार मिलना भी हुआ, फोन पे भी हमारा बीच बीच में बातचीत चलते रहता है। और पालघर के पास में उनका काफी बड़ा एक आश्रम भी वे बना रहे हैं, तो जो काफी बड़ी जगह पे है। मुझे वहाँ उन्होंने बुलाया भी था, और कल ही मेरी बात हुई, तो जैन दर्शन के बारे में, जैनिज्म के बारे में अगर कुछ पढ़ना है तो उसके लिए भी वे हमारे लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और मैं आचार्य जी से कहूँगा कि जब तक के आप इधर आएंगे नहीं, तब तक के आप वेबिनार के थ्रू भी हमें जैन दर्शन पढ़ाइए, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स है वो आपके जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है, उसमें उससे वो नॉलेज ले सके। तो हमारे साथ में जो आचार्य जी जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों को उनका कुछ परिचय की यानी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं ये कह दूंगा कि विद्या के महासागर है, करुणा के महासागर है, और जैन धर्म को और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको बहुत अच्छे से, प्रेम से, मैत्री से, करुणा के साथ में लोगों को बताते हैं और लोगों को साथ में जोड़ लेते हैं। मैं भी जब पहली बार उनसे मिलने के लिए गया तो ऐसा लगा कि मैं उनको काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ, यानी इतनी एक जो कहते हैं वाइब्रेशंस और जो मैत्री की जो बात हम कहते हैं, वो उनके पास से हमें सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि मुझे लगता है और जो मैंने पढ़ा है कि जितना कठोर तपश्चर्या कोई साधु सन्यासी करता है, उसमें सबसे कठोर तपश्चर्या जैन मुनियों का होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े हुए जो तपस्वी है पुलक सागर महाराज जी, काफ़ी अच्छे परिवार से है, एमपी से है, और उनका जो परिवार था काफ़ी संपन्न परिवार में से थे। उस समय उनको
जो फाइनेंशियली जो डील करते हैं उस कम्युनिटी में से वे बिलोंग करते हैं, और वो सब छोड़ के, यानी सभी छोड़ देना अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, एक बहुत बड़ा त्याग है। उन्होंने वो किया है ताकि लोगों को कुछ अच्छा मार्गदर्शन कर सके, लोगों को एक स्पिरिचुअलिटी का एक मार्ग वो दे सके। तो ऐसी आचार्य जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में डॉक्टर संजय रामटेके जी जुड़े हुए हैं, जो मेरे फेवरेट डॉक्टर में से एक आते हैं। ही इज़ वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल, और एमडी है, सर्जन है, नागपुर में काफ़ी बड़ा नाम है उनका। और जब स्टार्टिंग में जब मैं 2008 में भिक्षु बना था, तो मुझे ज़्यादा लोग नहीं जानते थे उस समय। तो उस समय उन्होंने मुझे थाईलैंड भिजवाया था स्टडी के लिए। तो उनके प्रति भी मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड रखूंगा, और उनका जो फैमिली है वो भी काफ़ी क्लोज है मेरे, और उनके बच्चे भी जो कि काफ़ी स्वीट है, वो भी मेरे क्लोज है, तो वो भी हमारे साथ में जुड़े। संजय रामटेके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ में मिलिंद उके जी है, जो खुद बॉलीवुड से है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर है, काफ़ी सारे मूवीज उन्होंने बनाया है अच्छी अच्छी, और वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। सुशील पांडे जी, आप हमारे साथ में जुड़े, जो कि आर्टिकल 15 में और जॉली एलएलबी में मेरे अच्छे मित्र है, और लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस में भी उनको बुलाया था, तो बिल्कुल आ गए थे वो एक कॉल पे। साथ ही साथ हमारे रोशनी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, रोशनी शहनाज, जो हमारे साथ में पारसी कम्युनिटी में से है, और वेस्टर कम्युनिटी में से है, और जो उनके जो मेहर बाबा जी है, उनका बहुत ब्लेसिंग्स है उनके ऊपर, और स्पिरिचुअल हीलिंग का वे काम करते हैं। इनके काफ़ी अच्छे सेशंस हमारे साथ में हुए थे, लोगों को बहुत एनलाइटेड किया इन्होंने। मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आप इनके भी सेशंस आप ज्वाइन किया करें, तो आपको एक कुछ नई एनर्जी, आपको और कुछ नया विजडम इनसे सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारे साथ में हमारे देवयानी कश्यप जी है, जो संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं, लास्ट टाइम श्रीलंका भी गए थे और उनका काफी स्टडी रहता है बुद्धिज्म का, और बुद्धिज्म और विज्ञान का क्या कितना संबंध है, उसका हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर उनके काफी अच्छे प्रयोग भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, काउंसलर भी है। तो ऐसी सब महानुभूति हमारे साथ में जुड़ी हुई है। तो आज का जो वेबिनार है ये काफी अच्छा फ्रूटफुल होगा, और मानवता के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से पहली बार बुद्धिस्ट मंक्स और जैन मंक्स पहली बार एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, और मुझे लगता है कि इसका पूरा मैसेज पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा जाने वाला है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे ताकि हम कुछ अच्छा काम कर सके। तो मिलिंद जी, मैं आपको हैंड ओवर कर देता हूँ अभी। थैंक यू। तो धन्यवाद भंते जी। और भंते जी ने सबका इंट्रोडक्शन कर दिया, लेकिन विनरेंट भंते प्रशील रत्न, इनका मैं बहुत बड़ा बायोडाटा है, उनका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो संघकाया फाउंडेशन है, ये भंते जी के उनके फाउंडिंग प्रेसिडेंट है, और ये बेसिकली इन्होंने हालांकि शुरुआत उनके जीवन की होटल मैनेजमेंट से की थी, पर बाद में उन्होंने एमए इन बुद्धिस्ट स्टडी किया, और अब वो पीएचडी भी करने वाले हैं यूएस में। इसके सिवा उन्होंने जो फाउंडेशन संघकाया फाउंडेशन के थ्रू ये करीब 27 कंट्री में इन्होंने लव एंड पीस कंपैशन थ्रू द मेडिटेशन का टीचिंग करते हैं, और इन्होंने एक बार 85 डेज नॉन स्टॉप वर्ल्ड वाइड टूर किया था बुद्धिस्ट मिशन के लिए। वो एक अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। और इन्होंने भंते जी ने 4 इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पीस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की गुजरात में, जिसमें से एक में मैं भी गया था, और वो बहुत ही सक्सेसफुल थी, और एक बहुत कमाल, मतलब इंटरनेशनल गेस्ट, नेशनल, और एक मंच के ऊपर में इन्होंने इतने सारे लोगों को बुला के एक वर्ल्ड पीस का जो मैसेज उन्होंने सिंगल हैंडेडली, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन ये एकदम वन मैन शो है, वन बोधिसत्वा शो कहेंगे। और इन्होंने एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस बैंकॉक में भी की थी, जिसमें हम काफी लोग गए थे, और एक वर्ल्ड पीस और एजुकेशन के लिए जो इन्होंने काम किया, वो मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने बुद्धिस्ट स्टडीज में ये काम इंडिया में किया है। और मेंबर, इसके सिवा ही इज आल्सो द मेंबर ऑफ मिलिंद अनम्यूट। हाँ, अनम्यूट किया, या तो इसके सिवा भंते जी इंटरनेशनल पीस टीम के
इंटरनेशनल पीस टीम के, जो स्टॉकहोम स्वीडन में होता है, उसके मेंबर है, एक्टिव मेंबर है और हर साल वहाँ जाते हैं। इस साल वो कैंसिल हुआ कोविड की वजह से, तो हर साल वो इंटरनेशनल पीस मूवमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं। हिरोशिमा पीस वॉक भी उन्होंने किया हुआ है। इसके सिवा अभी वो यूएस में और इवन पाकिस्तान में भी वो पीस वॉक करेंगे। और लोग यूरोप में वो इतना उनका ट्रैवल है और टीचिंग है कि वहाँ के लोग इनको फ्लाइंग मॉन्ग के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इनको स्माइलिंग मॉन्ग या यूनिवर्सल फ्रेंड भी कहते हैं। तो ये इन्होंने एक बहुत ही कमाल का काम किया, जो मैंने खुद देखा है कि अलग अलग कम्युनिटीज और रिलीजन के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके, जिसको ट्रू वर्ल्ड पीस कहते हैं, वो मैंने इनके साथ में देखा। और इसलिए मैं इनके साथ में जुड़ा रहता हूँ कि मुझे वहाँ पे ट्रू ह्यूमैनिटेरियन होलिस्टिक वैल्यूज दिखाई देती है। तो इसके साथ ही मैं सब स्पीकर्स का धन्यवाद करता हूँ कि वो उन्होंने अपना कीमती समय निकाला है, और मैं सारे पार्टिसिपेंट और सारे लिसनर्स का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो भी अपना कीमती समय लेके यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आज का जो विषय है वो बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही सेंसिटिव है, और ये हालांकि कई वेबिनार्स संघकाय फाउंडेशन ले चुका है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं लिया क्योंकि शायद इसकी जरूरत हमें नहीं लगी थी। लेकिन अभी की जो सर्कमस्टेंसेस है, बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन की वजह से और कुछ ऐसे घटनाएं हुई है जिसकी वजह से ये जो लॉकडाउन है, इसका एक जबरदस्त दबाव हमारे ऊपर पड़ रहा है सारे लोगों पे, और एक वायरस ने 700 करोड़ लोगों को बंदिश बना दिया है। तो ये कुछ बहुत ही अनहोनी घटना इस प्लैनेट पे घटी है, जिसकी वजह से एक अजीब सी इनसिक्योरिटी, उदासीनता हम लोगों में छाई हुई है। और कई लोग इसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। इसमें बहुत सारे लोग, कि ये वेबिनार देने का कारण ये भी है कि बहुत सारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, बिजनेस से रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, वो लोग इसका प्रेशर ज्यादा अपने आप पे कर पा रहे, पर्टिकुलरली यूथ। और मेरे पास में ऐसे बहुत सारे मैसेजेस है जिसके अंदर में यूथ आर, उनके मैसेज मालूम पड़ता है वेरी इनसिक्योर्ड, वो बहुत घबराए हुए अंदर से कि क्या होगा, कैसे होगा। एंड कई लोगों ने तो अभी जो कुछ घटनाएं घटी है उससे पता लगता है कि ये सच है, ये ऐसी उनकी फीलिंग्स नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो एक बहुत बड़ी घटना हुई है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में, एक बड़े फिल्म स्टार ने सुसाइड किया, तो उससे साबित होता है कि अंदर में क्या हो रहा है इस वक्त यूथ में। तो हमको इस चीज को एड्रेस करना पड़ेगा, और ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हमारा भी एक प्रयास है संघकाय फाउंडेशन के थ्रू। तो आज हमने इसको इस तरह से बनाया है कि स्पिरिचुअलिटी, जैसे महाराज जी भी है, भंते जी है, और साइंस, डॉक्टर देवयानी, डॉक्टर संजय, रोशनी जी, ये सारे लोग दो अलग अलग, जो अलग नहीं है असल में, स्पिरिचुअलिटी और साइंस को मिलके इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा, ये यहाँ का प्रयास है। सो इसके साथ ही मैं इस प्रस्तावना के साथ में मैं शुरू करता हूँ पहला सवाल। और मेरा पहला सवाल है कि ये डिप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द डिप्रेशन। और डिप्रेशन की डेफिनेशन इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई बार कहा जाता है कि मैं बहुत सैड हूँ, मुझे खाना नहीं आ रहा, जिसकी ये जो घटना हुई थी इसमें काफी लोगों ने कई दिनों खाना नहीं खाया। तो ये डिप्रेशन एग्जैक्टली डिप्रेशन ही है या कुछ और चीज है, या जनरल सैडनेस से अलग है, ये बात मैं जानना चाहूंगा हमारे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर देवयानी और मिस रोशनी से। तो देवयानी प्लीज आप डिफाइन कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। जिस डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया जाए सबके लिए, जो समझना जरूरी है लगता है आज, तो डिप्रेशन को हम नैराश्य कहते हैं, उदासीनता कहते हैं। ये एक मानसिक स्थिति है, ये एक मानसिक रोग है, इट्स अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। और इसकी ट्रीटमेंट है, इसके लक्षण है। लेकिन आज हमको जिस कॉन्टेक्स्ट में हम सब लोग मिले हैं और जो बात कर रहे हैं, उसके अनुषंग में मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिप्रेशन के साधारण 4 प्रकार होते हैं। उसमें सबसे पहले होता है सिचुएशनल डिप्रेशन, फिर बायोलॉजिकल डिप्रेशन। तो डॉक्टर रामटेके सर है आज, वो उसके ऊपर बायोलॉजिकल डिप्रेशन हमको अच्छी तरह से बताएंगे, ही इज एन एक्सपर्ट। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन एंड एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, ऐसे 4 प्रकार माने जाते हैं। तो सिचुएशनल डिप्रेशन क्या होता है, जब किसी का प्रेम भंग हुआ हो, किसी की नौकरी चली गई हो, किसी का कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, कोई नेचुरल कैलामिटी आती है जैसे बाढ़ आती है और कुछ होता है, और उस समय जो तकलीफ होती है, कोई बड़ा सा चैलेंज जिंदगी में किसी को फेस करना पड़ता है। और अभी इस समय दुनिया भर में हम सब लोग कोविड का सामना कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है।
और इस सिचुएशन का मुकाबला करते हुए अपने मन में कई प्रकार के डर आते हैं, कई प्रकार की उदासीनता आती है, वो सिचुएशनल डिप्रेशन कहा जा सकता है। अब हमको समझना ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि एक तो ये यूनिवर्सल फिनोमिना है, लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेली हूँ और मुझे ही सिर्फ उदास लग रहा है और बाकी सब लोग खुश हैं और बाकी सब लोग हेल्दी है और सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं। दूसरी बात, ये नॉर्मल है, ये मन की जो स्वाभाविक रिएक्शन है कि अगर कुछ तकलीफ होती है हमको तो हमको दुख होता है, हमको डर लगता है, हमको उदासीनता आती है, ये स्वाभाविक है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, ये कोई रोग नहीं है, ये मन का एक स्वाभाविक रिएक्शन है, ये हमें समझना चाहिए। और इसके लिए ये भी हमको समझना चाहिए कि ये थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। ये सिचुएशनल डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, ये कई दिनों तक, कई हफ्तों तक रह सकता है, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति वापस नॉर्मलसी में अपने आप आती है। इसमें किसी भी प्रकार की दवाई, किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट, थेरेपी या काउंसलिंग, इसकी जरूरत नहीं होती। सिचुएशन है जब व्यक्ति को ये पता चलता है कि कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है, और ये हमको सारे धर्म सिखाते हैं, यही हम सीखते हैं कि नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, ये भी समय चला जाएगा, ये भी समय गुजरेगा। आप देखिए 3 महीने पहले जब कोविड का सबको पता चला और ये लॉकडाउन की शुरुआत थी, तब कैसा था सब माहौल, तब सबके मन में कैसे विचार थे, और आज 3 महीने के बाद कैसा है, काफी फर्क पड़ा है। अब लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, अब लोगों को आदत हो गई है कि क्या करना है क्या नहीं, तो धीरे धीरे पीपल आर कोपिंग अप विद इट, मोस्ट ऑफ द पीपल। दिस इज सिचुएशनल अवेयर, दिस इज सिचुएशनल, ये अवेयरनेस भी चाहिए हमको, और ये डिप्रेशन है। फिर साइकोलॉजिकल डिप्रेशन जो होता है, उसमें थोड़ा ये परसिस्टेंट होता है, 2 हफ्ते से ज्यादा लगातार अगर व्यक्ति के मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है, जब व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कम होता है और सेल्फ एस्टीम कम होता है, व्यक्ति को लगता है कि मुझ में कोई कमी है, मैं बाकी लोगों से अच्छी नहीं हूँ, मुझ में कुछ, बाकी लोग मेरे से अच्छे हैं, या मैं कुछ नहीं कर सकती अच्छा, इस तरह के विचार बार बार आना, बहुत से अलग अलग डर होना मन में, ये इस तरह का जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है, उसके लिए व्यक्ति मदद ले सकती है। एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट है, और वहां से बहुत ही अच्छी तरह से मदद मिल सकती है, और ये इस स्थिति से वापस नॉर्मलसी में हम आ सकते हैं। और लास्ट, आखिरी जो है, तीसरा प्रकार जिसके बारे में मैं बताऊंगी, वो है एग्जिस्टेंशियल। अब ये बहुत ही अलग तरीके का है, दुनिया में काफी कम लोग इसका अनुभव करते हैं, पर इसका कारण जो होता है, इसका जो ट्रिगर होता है, वो पॉजिटिव होता है। बाकी तरह के जो डिप्रेशन हम देखते हैं, उसमें कुछ मुश्किल आ गई, कुछ डिफिकल्टी आ गई, तो उसको हम नेगेटिव मानते हैं कि अरे परेशान हो गए। लेकिन एग्जिस्टेंशियल में ऐसे होता है कि आदमी का कोई ध्येय होता है, और सालों साल उसकी पूरी जिंदगी उस ध्येय के आसपास घूमती रहती है। जैसे कोई डिसाइड करता है मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, तो फिर 5 साल, 6 साल, 10 साल वो लगातार उसके लिए काम करता है, पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, बाकी सारी चीजें बाहर हो जाती है, और सिर्फ फोकस एक ध्येय पे होता है कि बस मुझे ये अचीव करना है। या कोई कहता है मैं ओलंपिक्स में जाऊंगा, तो उसकी तैयारी सालों साल चलती है, इस तरह का। तो ये ध्येय बड़ा पॉजिटिव हम समझते हैं कि वाह कितना फोकस्ड आदमी है और कितना बढ़िया, उसकी बाकी सारी चीजें हट जाती हैं। लेकिन यहीं पर एक इम्बैलेंस तैयार होता है लाइफ में, क्योंकि बाकी सारी जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये इम्बैलेंस जब हो जाए, और उसके बाद जब वो ये आदमी अचीव करता है, तो मान लो IAS बनना था, IAS बन गया, ठीक है, आज बन गया, जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया। अब क्या? अब पिछले 5 साल मैंने सिर्फ इस ध्येय पे ध्यान दिया था, लेकिन इन 5 सालों में मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ जो रिश्ता था वो ठीक से नहीं निभाया, वहां पे मैंने टाइम नहीं दिया, मेरे माँ बाप की तरफ, फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरा खाना पीने की तरफ, मेरे फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पढ़ाई, पूरा टाइम वही सोचता रहा। तो ये जो इम्बैलेंस हो गया, और कई बार लोगों को ये महसूस होता है कि अब क्या, अब इसके आगे क्या, मेरी जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं, एक सपना था वो पूरा हो गया। इसे एग्जिस्टेंशियल
डिप्रेशन कहा जा सकता है, ये एक वॉइड होता है। तो जिंदगी को मतलब क्या है अपने, हम पैदा हुए और सारे हम मृत्यु का सामना करने वाले हैं कभी ना कभी। इसके बीच में जो है वो अपनी जिंदगी है, और इसका मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं, मीनिंग क्या दे रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलिंद। थैंक यू देवीना जी। रोशनी जी, आपने काफी काम किया हुआ है डिप्रेशन को लेके यूथ में, यूनाइटेड नेशंस के लिए और काफी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सॉरी, कैन यू आपका Yes, हाँ, I'll just correct it. No, it is not. The work with the youth is different with unity in diversity. Okay, sorry. No problem. So आपका जो अनुभव है इस चीज को, डिप्रेशन को लेके, जब आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, तो आपकी क्या डेफिनेशन है डिप्रेशन को लेके, ये कृपया बताइए। Namaste everyone. Thank you for having me here. Milinji, there have been a lot of clients in these about 11 and a half years of spiritual work. So just to give a little background that before my spiritual journey began, I have been for 23 years in films and media and hardcore Bollywood. After that, from 96 to 2000 and, 2013 till I actively was working, and I left it for my spiritual calling. So in my work, there has been always a mixture of the practical, living experiential life or spiritual wisdom that was gained through my own journey and my own healing. So within the 4 broad categories, as Devyani ji rightly said, there have been so many different layers of people. So even if first of all के अगर 2 लोगों को situational depression है या biological depression है, पर उनके जो underlying layers है will still be very different. उनके जो reasons है, cause and effect है, will also be very different. So it is like saying कि अगर 2 लोगों को stomach problem है, तो not necessarily के दोनों की cause point एक ही है. So we need to understand that even when it is, which I have seen in people and clients and my students who have, been brought to me by the divine energies and force, that no one person is similar to the other. So I feel that first of all in the aspect of depression, हमको ये जो mind evaluation है कि उसको ऐसा हुआ था इसलिए मुझे भी ऐसा होगा, we need to remove that fear, because all our journeys, all our circumstances, all our surroundings, our ambience, our upbringing, our mind conditioning is different. So what I have seen is that it is very depictive of the person's karmic journey and the spiritual growth as a soul, as a being, as an energy form that the person has had. The other thing what I realized was also that with the levels and the intensity of depression is primarily been in these people dependent on the emotional support that they have in their surroundings. So if they have had somebody who has been listening to them, or there has been somebody who's not been rubbishing them, "Arey bakwas hai tere dimag ka hai, abhi chup baith," you know how we put away somebody all the time. तो जहाँ पे लोगों को कुछ सपोर्ट सिस्टम है, जहाँ पे जो क्लाइंट्स को थोड़ी सी भी ऐसी फैमिली सपोर्ट या कोई बेस्ट फ्रेंड की तरफ से सपोर्ट थी, उनकी जिज्ञासा टू हील और उनकी आशा टू गेट आउट ऑफ इट वाज हायर देन द पीपल हु डिडंट हैव एनी सपोर्ट. So that is another big difference that I felt in the people and clients who have come to me. And another part of biological depression, I don't know the scientific aspects, I've not studied on, but what I realized from the terminology of people who've come to me many a times, the aspects of something that they don't like about themselves in their own habits, in their own in their own form, in their own body shaming,
or anything of that sort. I don't know if that can come into the biological depression, but I have seen that there is a lot of people who have come to me with depression connected to that as well, because somebody has constantly since childhood kept on telling them that they are stupid or that they can't do something, how bad they are compared to their cousins or siblings or brother or sister, and or something that has broken them, that they've been humiliated in childhood, you know, in front of a whole class or in front of close friends, where it has impacted their own, thinking that this is a deformity, or there's something wrong with my body, or I'm so fat, I'm so obese, or I'm so black, I'm so dark. So I don't know if that can be turned, Devyani ji can throw light on that, if those kind of things can be termed under biological depression. Yeah. But I've seen many who have come with that as well. And there are some who have come with some chronic lineage depression, which I have seen. So something that, the mother has gone through during the pregnancy stages, and the child has intaked those part of the energy. And I've had certain clients who I have got whereby there was nothing really connected to their direct circumstantial surrounding, but it came up while the processes and healing was done, that they have something that has been there from the time of the pregnancy of the mother. So there have been situations like that as well, because we do take emotional imprints during the pregnancy stages from 0 to, being born. Okay, thank you, Roshni ji. Now And that is a very crucial part, which is okay. So Roshni ji, धन्यवाद आपका. और because now the very important aspect of biological depression या biological aspect of a depression, neurological aspect of depression, मैं चाहूँगा डॉक्टर संजय जी इस पे थोड़ा रोशनी डालें. डॉक्टर संजय. हाय मिलिंद, मेरी आवाज आ रही? जी, आवाज. हाँ, थैंक यू मिलिंद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. तो जहाँ तक डिप्रेशन का सवाल है, ये डिप्रेशन इज अ बायोलॉजिकल डिजीज. ये वैसा ही डिजीज है जैसे ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज होता है. जैसे हम ब्लड प्रेशर या डायबिटीज ट्रीट नहीं करते तो पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है या लकवा हो सकता है. उसी तरह डिप्रेशन डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्योंकि वो हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे. तो जनरल पॉपुलेशन में डिप्रेशन ये 5% लोगों में पाया जाता है. तो डिप्रेशन ये और कुछ नहीं है, बल्कि ये एक फीलिंग ऑफ पर्सिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस है, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट. जैसे जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं, ऐसी फीलिंग आना है. जैसे जनरल पॉपुलेशन में 5% लोगों में डिप्रेशन है, उसी तरह जिन लोगों को क्रॉनिक डिजीजेस है, जिस तरह से पैरालिसिस, कैंसर, आर्थराइटिस, ऐसी बीमारियां जिनको है, उनमें 20 से 30% तक लोगों में डिप्रेशन पाया जाता है. और ये बहुत बड़ा डिप्रेशन इज अ मेजर कॉज, एक बहुत बड़ा कारण है डिसएबिलिटी का. डिसएबिलिटी मतलब पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सुसाइड करने का प्रमाण डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है. सो डिप्रेशन इज अ बायोलॉजिकल डिजीज, यानी ये इसमें हमारे में बायोलॉजिकल डिजीज डिप्रेशन है, लेकिन उसके जो ट्रिगर आते हैं, व्हेन देयर इज अ ट्रिगर फैक्टर, स्ट्रेसफुल फैक्टर इन द लाइफ, लाइक डेथ, डिवोर्स, लॉस ऑफ जॉब, फाइनेंशियल क्राइसिस, तब ये डिप्रेशन उभर कर सामने आ जाता है. एंड इसलिए मैं बायोलॉजिकल कह रहा हूं, बिकॉज we have found in research that there is a defect in serotonin transport gene, जो हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें डिफेक्ट हमने पाया है, और इससे ये प्रूव होता है कि इट इज अ बायोलॉजिकल डिजीज. बहुत बार डिप्रेशन फैमिलीज में पाया जाता है, मतलब मदर को भी डिप्रेशन है, बच्चों को डिप्रेशन है. मतलब अगेन वो प्रूव करता है कि प्रोबेबली इसमें जेनेटिक लिंक है. बहुत बार पोस्टपार्टम पीरियड यानी डिलीवरी के बाद भी डिप्रेशन आता है, और कभी कभी सीजन चेंजेस होते हैं, जैसे क्लाउडी वातावरण आया तो डिप्रेशन आया. मतलब ये सीजनल वेरिएशन एंड ये सब, इसका मतलब बॉडी की जो हार्मोन्स है
उसमें जो बदलाव आता है उसी से भी डिप्रेशन आने लगता है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक बायोलॉजिकल डिजीज है। तो बायोलॉजिकल मतलब क्या एग्जैक्टली क्या होता है? तो बायोलॉजिकल मतलब दिस इवेंट इज बेसिकली देयर इज अ डिस्फंक्शन इन द ब्रेन। तो ब्रेन में देयर आर सर्टेन पार्ट्स जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन के ये जो 3 पार्ट है इसमें डिफेक्ट आता है। और देयर इज वन सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम, जिसकी वजह से देयर इज अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ सीरोटोनिन, ये केमिकल है, डिक्रीज लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड डिक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन। और ये जब 3 केमिकल्स ब्रेन में कम हो जाते हैं तो फिर सैडनेस आता है, उदासी आती है। और जब हमारे जिंदगी में स्ट्रेस पैदा होता है तो स्ट्रेस से क्या होता है ब्रेन के अंदर? स्ट्रेस के वजह से ब्रेन में देयर आर इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कैटेकोलामाइन्स केमिकल्स है, जिसका हार्ट में डायरेक्ट इफेक्ट होता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और हार्ट में एक प्रेशर आता है, एक हेवीनेस आने लगता है, घबराहट, बेचैनी उत्पन्न होती है। जब तनाव आता है देयर इज इंक्रीज स्ट्रेस, जिससे अपने बॉडी में कॉर्टिजोल बढ़ता है। एक केमिकल है जिसको कॉर्टिजोल बोलते हैं। ये कॉर्टिजोल की मात्रा बढ़ जाती है और वो बढ़ने से देयर इज इंक्रीज टीएनएफ, देयर इज इंक्रीज इंटरल्यूकिन एंड देयर इज इंक्रीज interleukin 1 and 6, which is also responsible for the genesis of depression. Or when there is a acute stress, so glutamate activity brain में बढ़ जाती है, again which adds to depression. So all these factors are responsible for increase in depression. Hello, stress and cortisol also interfere with the normal hippocampal neurogenesis. तो ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, उसमें न्यूरोजेनेसिस ये होता है और इसमें इंटरफेरेंस होने की वजह से और डिप्रेशन बढ़ता है। तो ये सब केमिकल फैक्टर्स आने की वजह से पेशेंट में, हमारे मरीज में क्या होता है? देयर इज इंक्रीज सैडनेस, उदासीनता आना, चिड़चिड़ापन आना, होपलेस। डॉक्टर साहब आपका माइक शायद म्यूट हो गया है। अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है? वी कैन हियर। हाँ, सो क्लिनिकली क्या होता है? माइक आपके बंद कर दीजिए ताकि डॉक्टर साहब को अच्छे से सुन सके। सारे लोग अपने म्यूट कर दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब। तो मरीजों में हम लोग देखते हैं कि जब ये सब केमिकल्स, हार्मोन चेंजेस हो जाते हैं तब देयर इज अ इंक्रीज सैडनेस, देयर इज अ इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, देयर इज अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन थिंग्स व्हिच ही और शी प्रीवियसली यूज्ड टू एंजॉय। पहले जिस चीजों में मजा आता था वो आजकल उन चीजों में हमको मजा नहीं आ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, किसी चीज में कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता। फिर ये लोग बोलते हैं कि हम लोग भूल जा रहे हैं। भूलते हैं मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाता है। देयर इज अ डिफिकल्टी इन टेकिंग डिसीजंस, कुछ निर्णय नहीं ले पाते, जीवन में क्या करना है इसका निर्णय ले पाते, कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। और एक स्लीप पैटर्न में भी बदलाव आ जाता है, जैसे नींद नहीं आना, रात में बार बार नींद खुल जाना, या फिर सुबह नींद जल्दी खुल जाती है। ये लोगों की 3-4 बजे नींद खुल जाती है, फिर नींद आती ही नहीं है। फिर ये दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन स्लीप पैटर्न। फिर इसका परिणाम होता है एपेटाइट पर, चेंज इन एपेटाइट, यानी भूख कभी कभी बिल्कुल नहीं लगती या खूब बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो इसमें या तो मरीज में वजन बढ़ जाता है या फिर वजन कम हो जाता है। फिर जीवन में कुछ भी नहीं रहा ये फीलिंग आने लगती है और स्वयं के प्रति एक हीन भावना आने लगती है, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम। और एक बात होती है इन लोगों में, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, सेक्स के प्रति उदासीनता ये पाई जाती है, जिसको हम लॉस ऑफ लिबिडो भी बोलते हैं। ज्यादातर मरीजों में फटीग यानी थकान आ जाना, बॉडी में दर्द आना, शरीर में दर्द होना और सर में दर्द आना,
सरदर्द होना, और फिर जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आत्महत्या के विचार आना, यानी सुसाइड करने की इच्छा पैदा होने लगती है। तो ये है उसका बायोलॉजिकल बेसिस एंड देन उसके क्लिनिकल इफेक्ट्स। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर संजय अबाउट वेरी ब्यूटीफुली आपने इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में, इतने सारे केमिकल्स हमारे अंदर में ये सारा कमाल करते हैं, हमको पता नहीं था। और हम तो सोचते कि बस खाना खा लिया और वी आर हैप्पी, अगर हैप्पी सैड है तो सैड है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म हमारे अंदर हो रहा है, और वो एक विशियस साइकिल की तरह एक दूसरे से अगर निगेटिव हुआ तो निगेटिव कैसे होते चले जाते हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली वी नीड अ हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, अदरवाइज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली डिप्रेशन इज। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। मैं बिफोर हमने जितना भी अभी नॉलेज इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है, मैं चाहूंगा कि एक एक्चुअल एग्जाम्पल के बारे में भी सोचा जाए कि हम अपने जीवन में एक एग्जाम्पल भी कि कब डिप्रेशन से हम इनकाउंटर होते हैं, और पर्टिकुलरली सेल्फ एम्प्लॉयड और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा देखा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ में बहुत ही नामी और बहुत अच्छे एक्टर पांडे जी है। पांडे जी, आप बताएंगे कि आपका इनकाउंटर, क्योंकि हमारे फील्ड में तो बहुत जल्दी डिप्रेशन आने के चांसेस होते हैं, तो आप बताएंगे कि आपका क्या अनुभव रहा कम से कम शुरुआत के दिनों में जब आप नए नए इंडस्ट्री में आए, और एक स्ट्रगल जैसा होता है सबका, और तो किस तरह से आपने इसको अनुभव किया। और जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सबको मैं नमस्कार करता हूँ एक बार फिर। बहुत अच्छा मौका है ये, और बहुत अच्छे टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर दिव्यानी ने भी और डॉक्टर संजय ने भी काफी डिटेल में बताया। बहुत कुछ नया चीज मुझे भी अभी सीखने जानने को मिला। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं मिलिंद जी यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि इनिशियल डेज जब मैं 2006 में बम्बई आया फिल्मों के लिए, थिएटर वगैरह करके, तो काम वाम तो मिलने ही लगा और सब ठीक ही था। सडनली मैं लगभग मैं 2013 से 15 के बीच वाला जो टाइम है उसमें मैं काफी चीजें कुछ कर रहा था, और वो एकाएक जो है वो कुछ स्टॉप सा आ गया। कुछ मैं प्रोड्यूस भी कर रहा था, कुछ पार्टनरशिप भी थी, और वो सारी चीजें और जो है वो सडनली स्टॉप सा आ गया। और जिस तरफ मैं मूव कर रहा था वो कहीं ना कहीं मुझे लगा, ऐसा फीलिंग आने लगी कि यार ये क्या हो रहा है। एंड वो इतना जल्दी जल्दी हावी होने लगा कि जबकि मैं वो सब चीज कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था, कभी ऐसा था नहीं। बहुत ही पॉजिटिव ये कि नहीं ये तो हो जाएगा, मैं कर भी लूंगा, बट वो सारी चीजें नेगेटिव होने लगी, और मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा उसका ये बनने लगा कि यार ये अब तो ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, ऐसा होगा तो मतलब नेगेटिव 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 वो सब होने लगा। और विद इन 3 से 6 महीने 8 महीने मैं ऐसे लेवल पे पहुंच गया कि मैं कुछ डिसीजन ही नहीं कर पाता था, और मैं जगह ढूंढता था कि इवन मेरी फैमिली भी मुझे ना देखे, बाथरूम में जाऊं चुपचाप अकेला बैठा रहूं, दिल करे कि मैं रोऊं। मैं गाड़ी से घर लेता था और घर से निकल जाता था। और मैं बता रहा हूँ कि मैं बम्बई में यहाँ इनॉर्बिट मॉल के पास रहता हूँ, और मैं ठीक इनॉर्बिट मॉल के सामने कुछ खाली जगह है, वहाँ गाड़ी रोकता था, और मतलब कि घंटों मैं खड़ा रहता था और रोता था मैं। रीजन मालूम नहीं, रीजन अब वो सब जो हुआ उससे मैं आगे निकल गया। अब वो रीजन नहीं है कि मेरे करियर में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरी ये कुछ भी नहीं, ऐसा थॉट नहीं आता था, बट बस रोए जाता था, मैं रोता था। और या फिर उसके आगे कुछ होता था तो ये कि भाई मैं निकला घर से ये सोच करके कि मैं फलां आदमी से मिलने जा रहा हूँ, बट वहां जाते जाते मैं भूल गया, मेरे दिमाग में अब नहीं है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। या अगर आया भी कि उससे मिलने जाऊं तो फिर ये थॉट आने लगा कि यार यार मिलके क्या फायदा, क्या हो जाएगा इससे। तो ये तमाम चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, और मैं अंदर ही अंदर फाइट कर रहा था। और इसका कोई एंकर तो मुझे नहीं मिला ऐसे कहें तो, लेकिन एक दोस्त से फोन पे बात हो रही थी और वो अपना कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, और उसने बोला कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, बीच में ऐसा हुआ वैसा हुआ, और मेरे पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था, सर में बहुत दर्द होता था, तो मैं
आयुर्वेद से मैंने कुछ ट्रीटमेंट लिया है। तो मैंने पूछा क्या है आयुर्वेद में, कहाँ ट्रीटमेंट लिया? तो उसने श्री श्री रविशंकर जी का एक कोई नाड़ी परीक्षण केंद्र के बारे में मुझे बताया। हेलो, ओ नहीं, हम सुनाई दे रहे हैं हमने। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं जब घर आया, मैं सोचा, उसने शेयर मेरे साथ उसने किया, फिर मैं घर आया, मैंने सोचा कि मैं जरा मैं भी दिखाऊं क्या, कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है। क्योंकि जब उसने बोला कि मेरे पेट में प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम, उसमें, तो मुझे भी लगने लगा कि मेरे में भी है कुछ, पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ यहाँ हो रहा है, कुछ यहाँ दर्द हो रहा है। ये सारी चीजें खुद ही आ रही हैं, जबकि इसके पहले कुछ भी नहीं था ऐसा। मैंने गूगल किया और बगल में ही कांदिवली में एक डॉक्टर थे आयुर्वेदा के, उनके इसमें गया और दूसरे ही दिन का अपॉइंटमेंट मिला, मैं गया, कराया। तो जो डॉक्टर साहब ने मेरा पल्स देख करके बताया वो ये कि आप को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप परेशान क्यों हैं? आफ्टर मैपिंग माय पल्स उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन किया। तो मैं बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, परेशान नहीं हूं मैं। तो खैर उन्होंने कुछ दवाइयां लिखी और उन्होंने बोला कि अगर आप योग कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। तो कुछ दवाइयां लिखा उन्होंने आयुर्वेद का ही, वो मैंने वहीं से खरीद लिया। और फिर मैंने उनका एक हैप्पीनेस प्रोग्राम है जो मैंने किया, और एक सुदर्शन क्रिया है वो भी मैंने किया। ये कुछ 15 दिन 15 डेज का एक कोर्स था, वो मैंने किया। और जैसे ही मैं स्टार्ट किया करना, तीसरे दिन चौथे दिन, पहले तो फर्स्ट डे गया और सेकंड डे तो जाने से भी हिचक रहा था, अरे यार ये मजा नहीं आ रहा है, क्यों मैं जा रहा हूँ, इससे क्या होगा, वो सारे थॉट आ रहे हैं। बट चूंकि एडमिशन ले लिया था और मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए, तो मैं चला गया। तीसरे दिन के बाद धीरे धीरे मैं खुद रियलाइज किया कि वो सारे सिम्टम कम होने लगे। और ये लगा, मुझे टाइम लगा, लगभग मैं 6 महीने से 8 महीने 1 साल मुझे लगा इससे कंप्लीटली बाहर आने में। बट वो जो 1-2 महीने में मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है। देन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। मैं गूगल पे भी बहुत सारा पढ़ाई किया, यूट्यूब से किया। एक साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर नीलेश शाह, मैंने उनको फोन किया, अपॉइंटमेंट ली, गया, मैंने उनसे भी मिला, मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब किया उन्होंने। एक ही कुछ टैबलेट उन्होंने किया था कि आप खाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, और बहुत इनिशियल स्टेज है, आप डरिए मत, आप तो बहादुर आदमी हैं। उन्होंने बहुत मुझे प्रोत्साहित किया, और चूंकि वो मुझे देख चुके थे, मेरी फिल्में भी देख चुके थे, तो बड़ा मजा आया, तो मिल के उनसे बहुत अच्छा लगा। तो आधी बीमारी वहीं खत्म हो गई शायद मेरी। तो वो ये से निकलने में, ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये बड़ा अजीब सा चीज है कि हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ी चीज है ना, रियल बात है। और जब कहाँ से वो ट्रिगर होता है, कैसे होता है, इसके अलग अलग कारण जरूर होते होंगे, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी काफी उसके रीजंस बताए। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जैसे अभी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट जो हुआ है सुशांत का, मैं वो बहुत सैडेड हूँ, क्योंकि वेरी डियर टू मी। बॉम्बे के पहले दिन से वो हमारे अच्छे मित्र थे, और हम लोग मिलते पंडित जुलते जी, रहे, बात करते थे। हाँ, लेकिन पंडित जी, मैं जी इस सवाल पे वापस आऊंगा, क्योंकि ये सवाल बहुत जी अहम है कि हम हाँ क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इशू ओपन, पेंडोरा बॉक्स ओपन हुआ है वहाँ पे जी नेपोटिज्म जी को लेके। जी तो ये सवाल पे मैं बाद में आता हूँ। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि आपके केस से एक बहुत ही अच्छी बात ये थी कि आपने वो सहन करते करते कहीं ना कहीं अपने कानों को, दिमाग को खुला रखा सॉल्यूशन के लिए। कहीं ना कहीं जी आपने दिल में ये आइडेंटिफाई किया हाँ आपने कि मैं जी बीमार हो रहा हूँ, उसको जी जी महसूस जी कर रहा हूँ, और आपने हेल्प। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इस पे हमको वापस आना है। और मैं वापस ऑल द डॉक्टर्स और संजय साहब से और बाकी लोगों से भी ये सवाल करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने भी ये डिप्रेशन महसूस किया था 2003-2004 में, जब इंडस्ट्री स्लम्प हो गई थी। तब म्यूजिक इंडस्ट्री डाउन हो गई थी, और MP3 और कई कई इंटरनेट स्ट्रांग होने लग गया था, मल्टीप्लेक्सेस आए नहीं थे, तो थिएटर बिजनेस और फिल्म बिजनेस बहुत स्लम्प हो गया था। तो हम जो जी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, हमारे लिए बहुत बुरा समय था, और मैं बहुत ही एक्यूट डिप्रेशन में जा रहा था, क्योंकि पैसे नहीं थे, काम नहीं था। और ऐसे वक्त में जैसे मुझे तो खैर मैं ये बात समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे कि अपना जो भी कार्मिक होगा या मेरी मुलाकात इस
चैंटिंग जो निचुरिन बुद्धिज्म से हुई, और उस बुद्धिज्म को जब से मैंने अडॉप्ट किया और प्रैक्टिस किया, तो उसने धीरे धीरे में दिमाग के दरवाजे, मेरे जीवन के दरवाजे खुले, और मैं एक चीज को पकड़ा, मतलब ये फिलॉसफी को पकड़ा और उसके अंदर में जाके उसके बेस्ट चीज को पकड़ा। इसलिए मैं 15 साल में मेरी पूरा जीवन जो है बदल गया। तो मैंने कहीं ना कहीं एक चीज को पकड़ के उसको रिट्रीट करने की कोशिश की। ये शायद हमारा मैसेज है आज का लोगों के लिए कि कोई ना कोई चीज पकड़ लो। आपने आयुर्वेदा का पकड़ा, साइकोलॉजी से कुछ ना कुछ एक सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बिना हम ये प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा कि इसके फिर ये फिलॉसफी के साथ में मैंने एक दो ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली कमिट करने वाले थे सुसाइड, एक राइटर थे, एक एक्टर थे, फिर उनको मैंने कैसे इस फिलॉसफी के थ्रू उनको हेल्प किया। तो फिर मुझे समझ में आया कि इससे मुझे अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, मुझे लोगों का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर में, अपना भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है और लोगों का भी करना है। तो इस तरह से हमको डिप्रेशन को देखना है। तो मैं चाहूंगा महाराज मुनि जी से, जैनिज्म में डिप्रेशन या उदासीनता या नैराश्य को किस तरह से देखा जाता है और किस तरह से उसका समाधान किया जाता है। मैं गुजारिश करूंगा महाराज से, मुनि जी महाराज से। आचार्य जी, आचार्य पुलक सागर महाराज जी, आपका आवाज आ रहा है? रोचक, क्या नहीं? रोचक, आप ब्रीफ कर सकते हैं? रोचक कनेक्टेड है आप आचार्य पर जी? उनका माइक ऑन नहीं है। रोचक कनेक्टेड है पर उनका माइक ऑन नहीं है रोचक का। उन्होंने शुरुआत में माइक ऑन नहीं किया था। हाँ जुड़ गए। फिर से म्यूट हो गया है। हाँ अभी आ रहा है आपका आवाज। तो थोड़ा उस साइड में शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है लगता है। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आपका। हाँ ओके। तो मिलिंद, हाँ जी, तो फिर हम एक काम करें, हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़े, तब तक अगर रोचक उस पे कुछ काम करे माइक पे। तो बंते जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बुद्धिज्म में इस बात का क्या डेफिनेशन है डिप्रेशन की, और उसको किस तरह से देखा जाता है, उसका समाधान ढूंढा जाता है, ये मैं आपसे सादे शब्दों में या कॉमन मैन की लैंग्वेज के इसमें बताने की कृपा कीजिए। डिप्रेशन और ये जो भी है मेंटल जो डिसीज हम उसे कह सकते हैं, तो भगवान बुद्ध भी एक ही वाज जस्ट लाइक अ साइकोलॉजिस्ट, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने आगे वाले की साइकोलॉजी देखकर ही उनको उस तरह का ऑब्जेक्ट या उस तरह की उन्होंने दवाई दिया है। तो हम लोग भगवान बुद्ध को एज अ डॉक्टर भी कहते हैं, और उनके द्वारा जो दिया गया धम्म है उसे हम मेडिसिन कहते हैं, और उनके द्वारा जो इस्टेब्लिश जो संघ है उसे हम नर्स या कंपाउंडर्स कहते हैं। जब हम डॉक्टर और मेडिसिन और कंपाउंडर के शरण में जाते हैं तो उसके बाद में वो हमें कुछ पथ्य भी देते हैं कि अगर आपको ये मेडिसिन और ये सब अगर चीजें काम में लाने का है तो आपको ये चीजें करना है और ये चीजें नहीं करना है। जैसा डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि आपको ये चीजें नहीं खाना है, ये चीजें नहीं पीना है, ये इसको इंटेक करना है, इसको नहीं इंटेक करने का है। तो उसी तरह से भगवान बुद्ध ने भी जब बुद्धत्व प्राप्त किया और लोगों के पास में गया तो उन्होंने देखा कि इस संसार में जो प्रॉब्लम है वो कि संसार ये दुखदायी है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बुद्ध ही वाज अ पेसिमिस्ट, कि वो दुखवादी थे, लेकिन उन्होंने जो लोगों को बताया कि ये दुख है पूरे संसार में। तो दुख की फिर उन्होंने परिभाषा बताया, तो जिसे हम ये कहते हैं कि क्या है दुख। तो जैसे 4 नोबल ट्रूथ्स उन्होंने बताए, जो 4 आर्य सत्य बताए, तो आर्य सत्य में उन्होंने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, उसके लिए मार्ग है। तो दुख क्या क्या है, तो हम लोग दुख के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग मेंटल फिनोमिना भी कह सकते हैं। दुख का जितना भी कंसेप्ट है, जो भी हमारी सफरिंग्स है, तो वो सभी उसमें दुख के कंसेप्ट में आ जाती है। तो उन्होंने कहा जाति भी दुखा, जाति भी मतलब जब हम जन्म लेते हैं वो भी एक दुख का कारण रहता है कि कोई भी जो बालक रहता है वो हंसते हुए बाहर नहीं आता है। अगर वो नहीं तो उसको रुलाया जाता है, अगर नहीं रोए तो सब लोगों को परेशानी होती है। तो जो जन्म होता है वही दुख से चालू होता है, और फिर जब वो बड़ा होता है तो तरह तरह के बीमारियों में से उसको निकलना पड़ता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो बीमारी है, व्याधि, वो भी एक दुख का कारण है। उसके बाद में जब वो बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापा आता है उस पे, उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, तो जो बुढ़ापा है वो भी दुखदायक होता है। किसी का माइक शायद चालू है तो माइक ऑफ कर दे।
और उसके बाद में जब मरना आता है तो मरणम भी दुखम, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मरना भी दुखदायक होता है। कौन इंसान रेडी होगा आज के स्टेज में कि जो बोलेगा कि ठीक है आई एम हैप्पी टू डाई? कोई इंसान नहीं रहता है। तो मरना भी जो रहता है बहुत दुखदायी रहता है। कोई चाहे किसी भी तरह से मरे, कोई जल के मरे, कोई पानी में मरे, कोई किसी एक्सीडेंट में मरे या कैसा भी मरे, तो उनका तो डेथ होता है। मैं अपने इसमें केस स्टडीज में मैं देखता हूँ, तो मरने के पहले उनको अलग अलग तरह की आवाजें आती है, अलग अलग प्रकार के उनको दृश्य दिखते हैं जो उन्होंने कभी अपने लाइफ में देखा नहीं है। वो सब चीजें भी उसमें आती है। अच्छा, फिर से माइक चालू हो गया है, मैं सबको म्यूट करता हूँ ताकि मुझे डिस्टरबेंस ना हो। तो इस तरह का ये दुख का उन्होंने परिभाषा बताया है। उन्होंने और भी बताया है कि थोड़ा और संक्षिप्त में जाते हैं कि जो प्रिय लोग हैं जब हमें छोड़ के चले जाते हैं तब भी हमें दुख होता है, और जो अप्रिय लोग रहते हैं जो हमें पसंद नहीं है, जो वो हमारे कांटेक्ट में आते हैं तब भी हमें दुख होता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर हम लोग और संक्षिप्त में अगर जाते हैं तो संकितेन पंच उपादान खंदा ही दुखा, जो हमारे 5 उपादान स्कंद है, तो जो जिससे हमारा मेंटल और जो फिजिकल फॉर्म में आए हैं वो इस दुख का कारण है। तो अगर हम लोग दुख की अगर उत्पत्ति कहाँ से होती है अगर हम उसको देखें तो बर्थ से होती है। तो हमने बर्थ को रोकना चाहिए। अगर बर्थ को रोक देंगे तो बाकी फिर आपको ना ही ओल्ड एज आएगा, ना ही आपको बीमारी आएंगी, ना ही आपको बुढ़ापा आएगा, ना ही मृत्यु आएंगी। तो किसी भी प्रकार सफरिंग से आप कम आउट हो सकते हैं। तो पर उसके लिए आपको जो भगवान बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है उसको आपको फॉलो करना होगा। तो भगवान बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है कि वो हमें उसमें एक बहुत अच्छा है कि सम्मा वायामो, सम्मा वायामो वो मन से रिलेटेड है कि हमें मन में क्या चीजें लेना है, क्या चीजें छोड़ना है, और क्या चीजें हमें रखना है, और क्या चीजें हमें मन के बाहर निकालना है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है जो मेंटल डेवलपमेंट के लिए काम में आती है। और दूसरा कि जो धम्मपद है हमारा, तो धम्मपद में उन्होंने जो यमक वग्ग है, तो यमक वग्ग में एक ये आता है, वग्ग आता है। हर्षिता निकोसी जी आपका वॉइस बहुत आ रहा है, आप म्यूट कर दीजिए। तो उसमें ये बोलते हैं कि अच्छी लगने वाली चीजों को शुभ ही शुभ देखते जो इंसान विहार करते रहता है, इंद्रियों में जो असंयमित रहता है, ठीक है, भोजन की मात्रा को बरोबर जानता नहीं है जो इंसान, और जो आलसी रहता है और जो उद्योगहीन रहता है, तो मार ऐसे ऐसे सताता है जैसे दुर्बल वृक्ष को पवन। समझ गए क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे लाइफ में अगर कुछ स्टेबिलिटी अगर लाने का है तो ये हमें चीजें अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। कि पहला तो ये कि अच्छी जो लगने वाली जो चीजें जो शुभ ही शुभ जो हमें दिखती है, चाहे वो हम लोग आंखों से कोई ऑब्जेक्ट देखे, कानों से कुछ सुनते हैं, या कुछ इसमें से हम लोग कुछ इनहेल करते हैं या खाते हैं, या स्पर्श जो रहता है, या मन को लगने वाली जो अच्छी बातें रहती है, तो इंसान सब उसी पे अगर वो कॉन्सेंट्रेट करता है अपने माइंड को, तो कहीं ना कहीं वो उसकी जो इंद्रियां रहती है वो दुर्बल हो जाती है। और ऐसी जब इंद्रियां दुर्बल हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि उसको वही चीजें अच्छी लगती है, उसके मन के विरुद्ध अगर कुछ हो जाता है तो फिर वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में, फियर में, या फिर और भी कुछ कॉजेज में वो फंस सकता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो अशुभ को अशुभ जानकर साधना करने वाले, इंद्रियों में सुसंयत, भोजन की मात्रा को जानकर श्रद्धावान, उद्योगरत को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे वायु को शल्य पर्वत। तो अगर हम लोगों का जीवन अगर संयमित है, अच्छा है, हमें किस समय उठना है, किस समय सोना है, हमें कितना भोजन लेना है, हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस डे टू डे लाइफ में करना है, अगर हम ये सब चीजों को अगर अच्छी तरीके से जान लेते हैं तो वायु जो रहती ना, कितनी भी बड़ा तूफान आएगा तो वो जो पर्वत को कभी नहीं डिगा सकता, वो कभी कभी हिला नहीं सकता है। तो उसी तरह से अगर आपका मेंटल बेस अगर फॉर्म हो जाता है एक बार अच्छे से, तो ये सब चीजें आपको नहीं हिला पाएगी। क्योंकि डिप्रेशन या फिर एंजाइटी या फिर अप्स एंड डाउन, भगवान बुद्ध कहते ही कि फुट्टस लोक धम्मे ही चित्तन यस्सन कंपति अशोकम विरजंग खेमंग एतंग मंगलम उत्तंग। जो उन्होंने 38 ब्लेसिंग्स बताए इंसान को किस तरह से हम लोग आगे जाना चाहिए स्पिरिचुअल मार्ग में, तो उसमें ये बोलते हैं कि हार जीत, यश अपयश, जय पराजय, निंदा प्रशंसा, ये सब चीजें होती रहेगी लाइफ में,
लेकिन आपको आपके मन को स्थिर रखना है, और आपको मन को स्थिर रखने का है तो उसके लिए आपको एक नोबल फ्रेंड्स आपके लाइफ में अपॉइंट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक यू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स इन योर लाइफ, लाइक जो आपको बियर बार में लेके जाएगा, शॉपिंग मॉल में लेके जाएगा, फंक्शंस में लेके जाएगा, पार्टीज में लेके जाएगा, बट वी नीड a one monk or like a noble friends, those who can he can give you a right path, जो आपको अच्छे मार्ग पे लेके जाएंगे। हो सकता है मैं हूँ, मिलिंद है, देवयानी जी है, आपकी मम्मी डैडी या आपके बच्चे लोग भी हो सकते हैं उसमें, तो खुद अच्छी मार्ग पे गए हुए हैं। तो हमने अच्छे फ्रेंड्स अपने लाइफ में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो ये भी कहूंगा कि आपके मोबाइल में तरह तरह के नंबर रहते हैं, अच्छे डॉक्टर का नंबर रहता है, एडवोकेट का रहता है, इंजीनियर का रहता है, तो मैं चाहूंगा आप एक अच्छे भिक्षु का या फिर जो स्पिरिचुअल गाइड्स कर सकता है आपको, तो उसका भी नंबर आप अपने पास में रखें। तो हम लोग जैसा बाजू का जो कंट्री अगर हम उसको देखते हैं, हम लोग जो जीडीपी के ऊपर हम लोग डिस्कशंस करते हैं, लेकिन जो बाजू का जो छोटा सा कंट्री है तो वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स पे बात करता है, उसके ऊपर हमारे लोग बात नहीं करते हैं। तो अगर ये हैप्पीनेस अगर इंडेक्स अगर बढ़ जाता है, हम एक दूसरे का केयर करते हैं, लोगों का शेयर करते हैं, और जो बुराइयां है समाज में अगर उसको हम निकालने का अगर कोशिश करते हैं, सो वी कैन गिव अ बेटर सोसाइटी फॉर और फ्यूचर जनरेशन। थैंक यू मिलिंद। थैंक यू बंटी जी, बहुत अच्छा। और ये एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव है, मध्यम मार्ग का पर्सपेक्टिव है कि खाना तो है, लेकिन उसको कितना खाना है, कितना हमारे जीवन में हमने चीजों का रस लेना है ताकि हम सारी चीजें बैलेंस बनी रहे। अभी हम आगे मुनि जी, पुलक सागर जी जुड़ गए हमारे साथ में, हाँ जुड़ गए हैं। ओके, आचार्य जी कृपा करके इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए, जैनिज्म इसको किस तरह से देखता है। धन्यवाद। देखिए, आवाज सुनाई दे रही है? जी 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 बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। हेलो, हाँ जी साफ सुनाई दे रही है। देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे विचार सबके सुनने को मिल रहे हैं, और सभी जगत के लोगों को माननीय भंते जी ने जोड़ा है। स्वास्थ्य विभाग से भी हैं, फिल्म जगत से भी हैं, संत भी हैं, और सभी अच्छे अच्छे विचार यहाँ पे रख रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान महावीर ने इतनी कहा है कि अटेंशन में रहो तो टेंशन नहीं होगा। टेंशन उन्हें ही होता है जो अटेंशन में नहीं रहते हैं। और टेंशन ही हर दर्द की, हर पीड़ा की, हर दुख की एक जड़ है। आत्महत्या के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है, डिप्रेशन के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है। हकीकत में देखा जाए तो धर्म कहता है आत्महत्या तो होती ही नहीं है। हर धर्म, हर मजहब कहता है कि आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी मरती ही नहीं है, न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। हकीकत में यदि कुछ होता है तो देह की हत्या होती है, शरीर की हत्या होती है। लेकिन हमें सोचना चाहिए, इस बारे में विचार करना चाहिए कि जिस देह ने हमें इतने जीने का अवसर प्रदान किया है, जिस देह में रह करके हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जिस देह में रह करके हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, जिस शरीर के माध्यम से हम अच्छे बुरे का ज्ञान करते हैं, जो शरीर हमें संसार में निश्चित समय तक के रोका रखता है, उस शरीर की हत्या कर लेना ये सबसे बड़ी नासमझी का काम होता है। मैं इतना कहूंगा कि सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर किसी का कोई अच्छा मित्र होता है, हर किसी का कोई अच्छा दोस्त होता है, कुछ अपने लोग होते हैं, कुछ पराये लोग होते हैं। लेकिन जहां तक मैं पुलक सागर इतना ही कहता हूं कि दुनिया में कोई अपना और पराया नहीं हुआ करता है, जो महावीर का संदेश है। यदि जब तक हम जीवित हैं, जब तक इस संसार में हैं, हमारा कोई सगा है, हमारा कोई अपना है, हमारा कोई हितैषी है, तो वह हमारा शरीर है और इसके अलावा कोई हितैषी नहीं है। जब दर्द और पीड़ा होती है तो हमें ही भोगना पड़ता है, सुख होता है तो हमें ही भोगना पड़ते हैं। रिश्तेदार, मित्र, यार, दोस्त सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन पीड़ा तो हमें ही भोगना पड़ती है। इसलिए सबसे ज्यादा हमारा कोई अच्छा मित्र, अच्छा साथी है तो हमारा शरीर है। फिर उस शरीर के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। शरीर के साथ
जाति नहीं होना चाहिए, भगवान महावीर ने कहा है। शरीर को साधना का माध्यम बनाए, शरीर को सुखों का माध्यम बनाए, शरीर को मोक्ष का माध्यम बनाए। शरीर को नश्वर बोला है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर को हम इग्नोर करके जिएंगे, नहीं, शरीर के साथ रहकर भी हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे मुझे कोई तनाव नहीं है, मुझे कोई अवसाद नहीं है। मैं 50 वर्ष की उम्र मैंने जी ली है अपनी जिंदगी की, मुझे कभी कोई आता ही नहीं है, किसी प्रकार का अवसाद नहीं। प्रसन्न इंसान हूँ। सभी डॉक्टर्स ने, मनोवैज्ञानिक ने अपनी बात रखी कि डिप्रेशन क्यों होता है, किस वजह से होता है, किस वजह से तनाव होता है आदमी के अंदर। लेकिन मैं बात जो रखने जा रहा हूँ कि डिप्रेशन नहीं है, मुझे तनाव है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी खाली नहीं रहता हूँ, हमेशा व्यस्त रहता हूँ। मैं हमेशा सृजन में लगा रहता हूँ, दूसरी सोचने का मेरे पास वक्त नहीं हुआ करता है। चाहे पुस्तक का लेखन करूं, चाहे मैं मनोवैज्ञानिक विचारूं, इस तरह से मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ, तनाव की स्थान ही नहीं मिला करता है। मैंने कहा ना कि अटेंड करोगे तो टेंशन नहीं होगा, उसका मतलब इतना ही अटेंशन में रहने का मतलब शायद गुरुजी का वॉइस फिर से गया। आप सब लोग अपने म्यूट करके रखिएगा, आवाज बहुत आ रही है। उनका बैंडविड्थ थोड़ा सा कमजोर है, इधर दिखाई दे रहा था। हाँ मिलिंद, बंद हो गया। दूसरी बात जो प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण होता है, आदमी की सबसे बड़ा कारण है कि आदमी को अच्छे लगने वाले कार्य पहले करना चाहिए। हर आदमी उन कार्यों को करता है, उन कार्यों को करने की कोशिश करता है जो उसे अच्छे नहीं लगते हैं, जो बड़े हार्ड होते हैं, उसके सिटी से बाहर होते हैं। जब इस तरह की कार्य करो तो मन में आवाज हाँ हाँ आ रही है, आप बोलिए। आपकी तरफ से नेटवर्क कम है, यहाँ बता रहा है आपका बैंडविड्थ थोड़ा कमजोर है। हाँ प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। शायद हो सकता है। हाँ तो सबसे बड़े प्रसन्नता का कारण है कि हमें किसी भी व्यक्ति को, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, अच्छे लगने वाले कार्य पहले करना चाहिए, उनमें ज्यादा समय लगाना चाहिए। जो हम मन को रुचते हों, जो हमारी आत्मा को रुचते हों, जो सही लगते हों, वह कार्य पहले करें। अच्छे लगने वाले कार्य नहीं करके, वो अवॉइड करके हम ऐसे कार्य करते हैं जो बड़े हमें भारी लगते हैं, बोझ लगते हैं। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि अच्छे लगने वाले कार्य भी हमसे नहीं हुआ करते हैं और हम एक डिप्रेशन और तनाव में पहुंच जाया करते हैं। तीसरी बात जो मैं अपने जीवन में रखता हूँ, मैं हेल्थ पे बहुत ध्यान रखता हूँ। नंबर संत हूँ और नग्न दिगंबर रहता हूँ, भगवान वीर का अनुयायी हूँ। तो मैं सब हेलो, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से तो नेटवर्क फुल आ रहा है, नहीं, इधर में बता रहा है कि वो आपका रुक बैंडविड्थ रुक के चलेगा। हाँ रुक रुक के आ रहा है अभी हाँ वो बैंडविड्थ आपका थोड़ा कमजोर इधर बता रहा है, मैसेज आया मुझे। हाँ चलिए आप ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए महाराज। तो भी है, उसको तनाव नहीं बनाए क्योंकि हम तनाव बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा शरीर पे ध्यान देना है, हेल्थ पे ध्यान देना, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज बाजारों से लेकर के खाते हैं, ऐसी तामसिक चीज अपने जीवन में उपयोग करते हैं, मांसाहार जैसी चीजों का उपयोग करते हैं, हम नशा करते हैं, हम ड्रिंक करते हैं,
व्यक्ति को जीवन में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, खाना कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, इन पर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक बात याद रखना। अच्छा बोलते ना क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आपके जो दोनों फोन है ना उसको दोनों को स्टार्ट रख दो, ताकि इसमें से नहीं तो उसमें से वो आवाज आ जाएगी। तो बैंडविड्थ इधर कमजोर बता रहा है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपके प्रोफाइल पे। हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन कम बैक अगेन टुवर्ड्स द एंड। तब तक हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम अभी ऑलरेडी एक घंटा क्रॉस कर चुके हैं, तो हम रेमेडीज की तरफ आते हैं। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर देवयानी और डॉक्टर संजय और रोशनी रेमेडीज क्या है इस पे करें। डॉक्टर देवांश शुरू करते हैं हम रेमेडीज को लेके। अभी जो सिचुएशन है, जो हम सब ये हम एक साथ आए हैं, और अपना जो टाइटल है आज का सेल्फ प्रिजर्वेशन, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, अपना ध्यान उसकी तरफ लाना चाहती हूँ। ये जो सिचुएशन है अभी कोविड की वजह से है, और हम अगर बात करें कि अरे किसके मन में डर है, इसके मन में भी डर है, उसके मन में भी, अरे देखो वो भी डर रहा है, अरे देखो इसको भी तकलीफ हो रही है, अरे देखो इसको भी उदासीनता है। तो जैसे अभी भांते जी ने कहा, जैसे मुनि महाराज कह रहे थे कि जहाँ पे अटेंशन है, अपना ध्यान कहाँ पे देना है वो बहुत जरूरी है। और हम भी यही कहते हैं कि wherever attention goes it grows। तो किस बात पे ध्यान देना है? अगर हम समाज में कितने लोग डरे हुए हैं, कितने लोगों को कोविड हुआ है, कितने लोगों को बीमारी है, कितने लोगों को डिप्रेशन है, अगर यही बार बार हम सोचते रहे और बात करते रहे और पूरा ध्यान उसी पे हमारा जाए तो वो बढ़ने वाला है। और यही अभी गुरु महाराज ने भी कहा और भांते जी ने भी कहा, हर धर्म में यही कहते हैं कि सोच अपनी अपने कंट्रोल में होती है, कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे अटेंशन अपना जाना चाहिए, वो अपने ही कंट्रोल में है। तो यहाँ पे सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए दो बातें मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहले एक वैयक्तिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है, और यहाँ पे हर व्यक्ति की ये जवाबदारी है कि हम किस बात पे ध्यान दे रहे हैं। क्या हम मीडिया में जो बार बार डरावनी बातें बताते हैं, पूरा टाइम यही बताते हैं कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग मर गए, लेकिन ये नहीं बताते कितने लोग ठीक होके घर पे गए हैं और नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ये इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर कोरोना हुआ भी है, अगर इन्फेक्शन हुआ भी है, वो कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। सिर्फ 3% या 3.5% लोग जो हैं वो मृत्यु का सामना कर रहे हैं, और उनके भी अलग अलग कारण है। सिर्फ कोरोना की वजह से कोई मृत्यु नहीं होती है। तो बाकी 97% लोगों का क्या? वहां पे अपना ध्यान होना चाहिए, और हम उन 97% में से होने चाहिए। ये अपना अटेंशन हेल्थ के ऊपर होना चाहिए, अपना अटेंशन स्वस्थ रहने पे होना चाहिए। तो अपनी ये जवाबदारी है। जैसे पर्सनल हाइजीन तो सबको पता है, अभी क्या करना है, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, ये करना है, हाथ धोना है, ये तो हमको अभी पिछले 3-4 महीने से बहुत सारा बम्बार्डिंग हो चुका है, सबको पता है कि क्या करना है। शरीर का ध्यान कैसे रखना है ये सबको पता है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखना है ये सबको पता है। ये सारे वैयक्तिक लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे लेने वाले स्टेप्स हैं और बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कम्युनिटी। जैसे हम विमान में जब जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि अगर हवा में दबाव के कारण कोई परेशानी हुई तो मास्क आएगा, सबसे पहले खुद मास्क पहनो, फिर दूसरों को पहनाओ, दूसरों को मदद करो। आज मैं जो देखती हूँ, इतने सारे टॉक शोज हो रहे हैं, इतने सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, इतने सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। हर जगह लोगों के सवाल क्या है, मेरा क्या होगा, मुझे डर लग रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। हर किसी का फोकस सिर्फ अपने आप पे है। कोई ये तैयार नहीं देखने के लिए कि आसपास मेरे दूसरे छोटे बच्चे भी है, उनका क्या हो रहा है, घर में वृद्ध लोग भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी है, उनका क्या हो रहा है।
आसपास अपने जानवर हैं, पेट्स हैं, उनका क्या हो रहा है? समाज में सिर्फ मैं नहीं हूं, मैं समाज, अगर ये जो वैल्यू जो जिस तरह से हमें बढ़ाया गया है, शायद पिछले 1-2 जनरेशन में हमने बच्चों को ये सिखाया है कि तुम सबके सेंटर हो और बाकी सब तुम्हारे बाद में आते, तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो, तो ये फॉल्टी थिंकिंग है। और इसकी वजह से आज, जैसे भंते जी ने बहुत सुंदरता से बताया कि जैसे दुर्बल वृक्ष होता है, थोड़ी हवा आ गई तो वो ऐसे ऐसे हो जाता है। वो ये जो डिलमिलाने वाले लोग आज हमें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, और जो कह रहे हैं हम बहुत डर गए, हमको बहुत परेशानी है, ये दुर्बल व्यक्तिमत्व है, क्योंकि उनका थिंकिंग फॉल्टी है। और वो फॉल्टी थिंकिंग हम सुधार सकते हैं। बहुत सारे साइकोथेरेपीज है, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनके पास जाके ये थिंकिंग बदल सकती है। अपने वैल्यूज क्या है, जब हम ये सोचेंगे कि हम इस पूरे यूनिवर्स का हिस्सा है, मैं सबसे आगे और मेरे बाद में सब, ये नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। मेरे जितने ही इंपॉर्टेंट दूसरे लोग भी हैं, और मैं उनके लिए क्या कर रही हूँ? जैसे मेरे मन में डर है, दूसरे के मन में भी डर है, तो क्या मैं कुछ कर रही हूँ कि उसको कुछ मैं सपोर्ट करूँ? यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ आती है। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए मेरी तरफ से ये 2 रेमेडीज है, एक तो खुद की केयर करना और दूसरा दूसरों को सपोर्ट करना। छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, हमको कोई बहुत बड़े लाखों रुपए नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, इसके लिए इच्छा चाहिए। इसके लिए इच्छा चाहिए कि मैं भी ठीक रहूं और मेरे आसपास के लोग भी ठीक रहें, और हम हाथ में हाथ लेके इस मुश्किल से आगे जाएं। ये मुश्किल परमानेंट नहीं है, लेकिन हमारा साथ रहना। हम फिजिकली आज सोशल डिस्टेंसिंग मनाते हैं, देयर इज अ लॉकडाउन फिजिकल, लेकिन मन को लॉकडाउन तो नहीं है ना, अपने दिमाग को तो लॉकडाउन नहीं है ना, वो तो चल रहे हैं ना, तो वो हमको चलाना चाहिए। और इस तरह से, जैसे ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म भंते जी देते हैं, जहाँ पे लोग एक साथ आके अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं, ये होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, हमको एक दूसरे को हौसला देना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे खाने की इच्छा नहीं होती है, जो भी जो इतना सारा हम डिस्कस करते हैं, तो उसको ये कहना कि अरे कुछ नहीं, सब ठीक है, नो प्रॉब्लम, अरे ये सब नौटंकी है तेरी, छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कहने वाले भी वो लोग अपने आसपास ज्यादा होते हैं। या उसको एक्सेप्ट ही ना करना, एक्सेप्टेंस। अभी आज के टाइम में हमको क्या चाहिए? अपना खुद का एक्सेप्टेंस, दूसरे का एक्सेप्टेंस और सिचुएशन का एक्सेप्टेंस। मुश्किल घड़ी में हम है, इसका एक्सेप्टेंस सबसे पहले, और इस घड़ी में मुझे क्या करना है ताकि मैं स्वस्थ रहूं, और मुझे क्या करना है ताकि दूसरों को भी मैं स्वस्थ रख सकूं। मेरी तरफ से ये पॉइंट्स हैं, ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर संजय, मैं आपसे चाहूंगा कि न्यूरोलॉजिकली, बायोलॉजिकली इसकी क्या रेमेडीज है, शॉर्ट में बताइएगा। धन्यवाद। अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, अभी आ रही है आवाज? आज हाँ, मिलिंद देखो, डिप्रेस्ड फीलिंग आना और पेशेंट को डिप्रेशन है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। हमको सभी को कभी ना कभी जिंदगी में कभी कभी डिप्रेस्ड फीलिंग आती है। डिप्रेस्ड फीलिंग आना मतलब हमको डिप्रेशन है ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत जानना जरूरी है कि हमको, लेकिन जब भी व्यक्ति को डिप्रेशन रहता है और वो 2 हफ्ते तक डेली बेसिस पे डिप्रेशन बना रहता है, तो ही हम उसको डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट हैज अ डिप्रेसिव, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। लेकिन डिप्रेस्ड फीलिंग तो आ सकती है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि अरे यार डिप्रेस मत होना, उदास क्यों है, डिप्रेस मत हो। लेकिन ये लोगों के कहने को कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमारे अंदर यदि डिप्रेशन आ चुका है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। सिर्फ डिप्रेस मत हो ऐसा किसी ने बोल दिया और हम डिप्रेस नहीं हो रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करना जरूरी है, ये एक इम्पोर्टेंट है। और दूसरा यह है कि कोई भी व्यक्ति आपको बोले कि यार मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुरंत उस व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, उसको साइकियाट्री के पास ले जाना या काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। इन लोगों को आपने छोड़ दिया उनकी बात सुन के, तो आगे ये लोगों में आत्महत्या करने की टेंडेंसी आती है। इसलिए कोई व्यक्ति कुछ बोले कि मुझे ऐसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको आप बिल्कुल ध्यान से ऐसे व्यक्ति के पीछे
बिल्कुल लगना चाहिए, उसको रिपोर्ट करना चाहिए और उसके टच में होना चाहिए। अभी कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिप्रेशन। जिनको डिप्रेशन है उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वो लोग डेली एक्सरसाइज में रहे, डे टाइम सोना अवॉइड करें, रात की नींद पूरी होना चाहिए 7 से 8 घंटा। इन लोगों ने अकेले रहना अवॉइड करना चाहिए। सोशलाइजेशन, जिन लोगों से बात करके अच्छा लगता है उनसे मिलते रहना चाहिए। सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकेले नहीं रहना अवॉइड करना चाहिए। इन लोगों को अकेले में अंधेरे में रहने की आदत पड़ती है, उनको वहां से बाहर निकालने की जरूरत है। अल्कोहल और टोबैको का सेवन यदि है तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इन लोगों को जो चीजें हमको अच्छी लगती है उसमें हम लोगों ने थोड़ा इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिप्रेशन ये केमिकल डिजीज, बायोलॉजिकल डिजीज है और इसलिए हमको उसकी दवाई लेना बहुत जरूरी है। तो डिप्रेशन की दवाइयां उपलब्ध है और उस दवाइयां से डिप्रेशन ठीक होता है। बाकी ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल और वो ट्रीटमेंट तो है ही, काउंसलिंग एंड बाकी चीजें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ट्रीटमेंट है। डिप्रेशन यदि है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए। एंटी डिप्रेशन थेरेपी 6 मंथ तक डॉक्टर्स देते हैं और इससे डिप्रेशन काफी हद तक ठीक होता है। इसमें जो केमिकल्स में बदलाव आता है जैसे सीरोटोनिन और डोपामिन, इसको करेक्ट किया जाता है। उनको थेरेपीज को जो SSRIs बोलते हैं और माओ इनहिबिटर्स हम लोग बोलते हैं, देन नॉन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर रीअपटेक इनहिबिटर्स ड्रग्स होते हैं और एक नॉन एड्रेनर्जिक सीरोटोनिनर्जिक इनहिबिटर्स होते हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है वो भी हम लोग देते हैं, जहाँ साइकेट्रिस्ट देते हैं मेनली, जिनमें डिप्रेशन दवा से ठीक नहीं होता। और बाकी फिर साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग। थैंक यू वेरी सिस्टमैटिकली एंड ब्रीफली ये सबको समझ में आ गया कि हम कैसे अप्रोच करें एंड ये सॉल्वेबल है और इसको एक्नॉलेज करना है और इसका सॉल्यूशन ढूंढना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो आई जस्ट वांट टू एक्सटेंड बिफोर मैं महाराज जी को कंप्लीट करता हूँ टॉपिक, फिर मुनि जी को मैं वापस इन्वाइट करता हूँ। जस्ट रोशनी जी बताएंगे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आपका क्या अनुभव है, ये थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे रोशनी जी? Yeah. Sir, on the remedies. Remedies, remedies part. कि किस तरह से हम remedies को? I think individual or collective remedies from a spiritual perspective, I would like to say first individual, because हर चीज self से शुरू होती है और self पे ही अंत होता है उस चीज का। बाकी everything is transient between this self. तो पहली बात ये है कि at a spiritual level यहाँ पे like from March onwards we've done almost about 60 live sessions trying to help people to cope up with the current situation. और ये जो current situation जिसमें हम हैं, तो भिन्न तरीके के जो depressions है वो भी aggravate हो चुके हैं because of the surroundings currently which are going on. तो जो क्लिनिकल लेवल पे पीपल वर डिप्रेसिव या यू नो फॉर डिफरेंट कॉजेज लाइक यू नो अब्यूज हो या जो भी हो, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो, देयर हैव बीन वेरियस रीजंस वेयर माय क्लाइंट्स एंड यू नो स्टूडेंट्स हैव बीन देयर। तो वहां से जो इंडिविजुअल लेवल पे पहले जो कोशिश है वो आई ऑलवेज टेल पीपल इम्पोर्टेंट पार्ट इज ग्रैटिट्यूड। अगर हम पूरी दुनिया को कंपैरेटिव एनालिसिस पे, ये जो सोशल मीडिया पे हर रोज हम देखते हैं, 80% ऑफ लाइव्स एंड थिंग्स पुट अप इज फेक। एवरीबॉडीज लाइफ इज नॉट रोजी एंड ग्लॉसी, और फिर हम उससे और डिप्रेसिव हो जाते हैं कि अरे मेरी लाइफ तो इतनी बदतर है। तो फर्स्टली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम व्हाट इज पुट आउट ऑन द सोशल मीडिया एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स के वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम हमारे घर में है, हम इंटरनेट पे इंटरेक्शन कर सकते हैं, लोगों को मिल सकते हैं। राइट फ्रॉम माई फर्स्ट सेशन मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज पे मैंने स्ट्रेस दिया था कि प्लीज स्टॉप यूजिंग द वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग। इनफैक्ट इस वक्त हमको ज्यादा सोशल बनना है, तो प्लीज ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप करो, ज्यादा लोगों को SMS करो, ज्यादा लोगों को ईमेल करो, कॉल्स करो एंड बी इन टच विद ईच अदर।
So physical distancing is, I feel, the right word than social distancing. And I have went on telling people to ingrain that more in life. Keep in touch with people who you've not kept in touch with, and you know, just touch base to talk to people, chat with people. Counting blessings is a very big thing. अगर हम सोचे कि there are millions of people जिनके पास घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, to get confined or quarantined. And today we are so blessed कि we have things, हमारे arms distance पे चीजें हैं, भले ही थोड़ी तकलीफ है लाने में करने में, दुकानें बंद है, but there are so many people जो अपनी life risk पे लेकर they are putting us into this safety zone. वो किराना वाला है, janitor है, cleaner है. So let us start bringing prayers and blessings for all those people who are in the forefront, and it will definitely help our own depression. When we try to pray for others, when we try to count these blessings for what other people are doing for the collective society. And जैसे देवयानी जी ने अभी कहा कि बहुत which I also was sharing earlier कि हम easily rubbish करते हैं, यार ये बकवास है, यार ये दिमागी है, यार ये छोड़ दे. So no, encourage people to help them accept, okay, you are having the problem, now accept the reasons why are you having the problem. Help them to get a purpose of their life. I would feel कि at an individual level एक छोटा सा goal बनाओ अपने दिन का, भले ही कुछ zero type of activities हो, भले ही हो कि कुछ नया पकाना है, YouTube पे नई रेसिपी देखनी है, कुछ YouTube पे डांस क्लास करना है. Bring a purpose to your day, bring a why to your day, और वो आपको help करेगा to come out of negative thinking. Again, as Devyani ji says, in spirituality also we believe that very, very strongly, where focus goes, energy grows. तो जिस बात पे आप बार बार दोहरा के मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे दोस्त मुझे ऐसे ही करते हैं, मुझे लोग ऐसे ही बोलते हैं, the more we keep this self sympathy talk going, the more we will be bashed by this energy. तो उसमें से निकलना जरूरी है. And I have these 3 questions. अगर ये 3 questions आप हर रोज अपने आप को पूछ सके, what have I done? So acceptance, okay, if I've done the nonsense, I've created the sorry. I have पानी पीजिएगा थोड़ा. You need a little water. Yeah. Thank you. Sorry. Yeah, you need a little water. What have I done will bring us acceptance, as Devyani ji said. To know कि if I have created the mess, जैसे पांडे जी ने भी कहा, he started accepting कि something is wrong. That acceptance is very important. तो what have I done पे वो acceptance आ जाती है. और जब acceptance आ जाती है तो we will know कि if I have created the कचरा, तो साफ करने की भी power मेरे हाथ में है. And we will be able to move towards reaching out to solutions, to a doctor, spiritual healing, psychiatrist, whatever it may be. But we will reach for solutions, even if it is just talking to a friend. Second question, what can I change? अगर हम हर रोज पूछे कि कौन सी हैबिट है जो मेरे में चेंज हो सकती है, कौन सी थिंकिंग में चेंज कर सकती हूँ, that can help us at a very, very close level. And the third question, what can I do to change this? So if these 3 transformative questions we can ask every morning to ourselves, our life will have more purpose and we will be able to get out at a very self-help level, and then be able to reach out to the outer part, which is collective and society level, whether it is to go towards medical, spiritual help, or go towards our friends. You know, I always say every chimney is required for a factory. अगर फैक्ट्री में चिमनी नहीं है तो फैक्ट्री बर्स्ट हो जाएगी. So letting our heart out and opening our heart is very, very important. तो वो हॉटलाइन जो होती है आपके स्पीड डायल पे, एटलीस्ट 3 people should be there जिसको आप रीच आउट कर सके कि एक बिजी है आप दूसरे के पास जाओ. एटलीस्ट 3 people जिसको आप खाली ब्लर्ट आउट कर सके. और यू नो, एज वी कॉल वर्बल डायरिया इज इम्पोर्टेंट एट टाइम्स. So it is okay, and have some people who have a good listening ear and who can listen to you. And if they are somebody who you look up to कि जिसमें से solutions भी निकल सकते हैं, all the more great. So I would say each and every one of us थोड़ी sympathy, compassion लाए. Sympathy not in the lower sense of sympathy, यार बेचारा hospital गया. No, that is a lower energy, उससे कुछ नहीं होता है.
bring in compassion. Oh, don't worry, I will pray for you. तू भी pray कर, कुछ ऐसा कर, कुछ hobbies ले. So give positive suggestions to the person. उनकी सहानुभूति में don't drown yourself so that you also come into depression. बहुत बार होता है, कोई sad होता है और हम भी sad हो जाते हैं अगले next 1 hour के लिए. So this happens with empath, sensitive energy people जो दूसरों की energy ले लेते हैं. To strengthen yourself, I always believe कि अगर कोई दलदल में है, अगर कोई क्विक सैंड में है, तो हम क्विक सैंड में जंप करके उनको बचा नहीं सकते. We have to have the strength and the discretion and mental awareness to stay at the brim and put our hand outside to help them come out. That is what I would say to everyone. थैंक यू रोशनी जी, बहुत बढ़िया बताया कि वी हैव टू कनेक्ट आवर कॉन्शियसनेस विद द आउटर कॉन्शियसनेस एंड देन ओनली वी कैन फाइंड द हार्मोनियस सॉल्यूशन. अनलेस वी कम आउट ऑफ द शैकल इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेल्फ सॉल्यूशन. थैंक यू सो मच. महाराज जी, शायद अब इनका कनेक्शन ठीक हो गया है, तो अभी क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 5-6 मिनट बचे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि वी विल कंक्लूड आवर सेशन विद महाराज जी's रिमेनिंग डिस्कोर्स एंड प्रोबेबली देन वी विल हैव टू क्लोज डाउन बिकॉज़ 1.5 आवर उसके बाद में हो जाएगा. तो महाराज जी है रोचक, महाराज जी इज देयर? रोचक, ऐसा लगता है कि वापस उनका कनेक्शन गया. हाँ, उनका कनेक्शन में थोड़ा सा इशू है. इशू हो रहा है, उन्होंने 15 बोला उन्होंने, पर ठीक है, अगर वो आ जाते तो मैं वहीं से उनको शुरू करेंगे. अदरवाइज ये सेशन को हम कंक्लूड करने की तरफ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक जस्ट वो मुद्दा जो था कि हम दूसरों को दोष देने वाला जो अभी इस वक्त में चल रहा है कि सुशांत के सुसाइड के बाद में नेपोटिज्म को लेके या ग्रुपिज्म को लेके या किसी भी किस्म की चीज को लेके दूसरों को दोष देने की जो इस वक्त में डिस्कशन चल रहा है सब जगह पर, और लोग अपना अपना मत रख रहे हैं, उसके लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं और उस कहानी को एक दूसरा रूप दिया. तो ये बात है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा ये केवल सुशांत जानता है, और ये सिलसिला हम को कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा. दूसरों को दोष देने का नेपोटिज्म या ग्रुपिज्म या किसी भी किस्म का कंपटीशन ये दुनिया का हिस्सा है, और उसकी जिम्मेदारी हम इररिस्पॉन्सिबली किसी को दे और कहे कि ये गलत है, तो मुझे लगता है कि हम असली प्रॉब्लम जो है डिप्रेशन का उससे हम दूर जा रहे हैं. सो ये सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हमको लेनी है, लेकिन इंडिविजुअल को भी समझना है कि हम दुनिया को दोष नहीं दे, हम पहले अपने अंदर के दोष ढूंढे. तो सारा डिस्कशन हम इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं कि पंडित जी आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बारे में कि वाकई में आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी खुद की है हम अपने जीवन को बचाने की? जैसे महाराज जी कह रहे थे कि सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड हमारी अपनी बॉडी होती है और उसका उसको ठीक से रखना और उसको जीवित रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हम कितना दूसरों को दोष दें और कितना हम अपने आप को दोष दें. तो ये लास्ट में जी, मैं चाहूंगा कि पंडित जी के बाद में कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो आप उसको चैट बॉक्स में से ले लें. तो पंडित जी आप मुझे शॉर्ट में बता दीजिए फटाफट में, ये 2 क्वेश्चंस मेरे पास में है. नहीं, इसको ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मिलिंद जी ने जो पूछा है. तो मुझे लगता है कि जैसे कि आपने भी बहुत अच्छी बात बोली मिलिंद जी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात हो रही थी, आपने भी उससे कुछ बोला, डॉक्टर दिव्यानी ने भी बोला और लोगों ने भी बोला. ये बेसिकली दूसरे पे ये कहना कि इनकी वजह से ऐसा हो गया, ये मेरे समझ से सही नहीं होगा. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होगी. हमारे अगल बगल क्या हो रहा है हमारे दोस्तों के बीच या जो हमारे प्रिय हैं या जिनको हम जानते हैं उनकी थोड़ी सी जानकारी हमें बिल्कुल रखनी चाहिए. और किसी को दोष दिए बगैर ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है, मैं उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. क्योंकि ये एक जो ये डिजीज है या जो ये प्रॉब्लम है ये अनसीन है, ये दिखता नहीं है, ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं है ना. और किसमें आया जो आज जो बातें हो रही हैं, मुझे एक चीज लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारा इनर सेल्फ गिल्ट भी है. जो लोग भी उनको जानते थे या ऐसा कुछ अप्रिय घटना हो जाती है वो कोई भी हो
और उसके बाद हमें लगता है कि अरे यार काश मैं बात किया होता, या काश मैं कुछ ऐसा कर लिया होता, काश मैं मिल लिया होता। तो ये भी कहीं ना कहीं है, ये चाहे हमारा अनकॉन्शियस माइंड का ये शायद ये होगा, हमारा कॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैंने कोई गलती की और नहीं की, बट अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता जरूर है, ये कहीं ना कहीं होता जरूर है कि काश मुझे ये स्टेप लेना चाहिए था, एक मैसेज करना चाहिए था। तो शायद ये भी एक रीजन है जिसके चलते लोग दोष दे रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ एंगर भी है, जो वो तो खैर सेलिब्रिटी थे उनके बारे अगर हम बात करें तो कुछ एंगर भी होता है जिसके लिए लोग ऐसे लिख रहे हैं। ये सब में नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सेल्फ से सब कुछ ड्राइव होता है। हमें खुद एक आई रखना पड़ेगा खुद पे, जैसे हमें बुखार होता है, फ्लू होता है, वैसे ही ये भी है और इसको वैसे ही लेना चाहिए। अगर ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है तो डेफिनेटली हमें डॉक्टर से या किसी अच्छे इसे कंसल्ट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, इससे खुल के बिल्कुल आना चाहिए। और अगर हमारे अगल बगल भी ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा हो, जैसे डॉक्टर ने बोला कि कोई अगर ये बोले कि हमें सुसाइडल सा टेंडेंसी हो रहा है या सोच आ रही है, उसको आप इग्नोर मत कीजिए। उस पर अगर मैं एक्ट कर सकता हूँ, मैं कुछ बात कर सकता हूँ, तो मुझे बिल्कुल करनी चाहिए, ये ऐसा मुझे लगता है। तो ये दोषारोपण नहीं करके हम उसके तरफ बढ़े अपनी तरफ से एक कदम, तो ज्यादा बेटर होगा। थैंक यू पांडे जी। बिल्कुल यही मुझे लगता है हम सबका मत होगा कि हम बाहर की तरफ दोष नहीं ढूंढे अपने अंदर, और बुद्धिज्म या जैनिज्म या कोई भी स्पिरिचुअलिटी यही बात हमको समझाता है। ये बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बहुत अच्छा। मीन्स मैं बहुत ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक इवेंट में भंते जी से मिला और मैं लगातार हम लोग टच में रहते हैं। जब भी मैं मिलता हूँ बहुत प्रभावित रहता हूँ। स्पिरिचुअलिटी तो एक ऐसी चीज है जब आप उस समय उस तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैं खुद बोधगया का रहने वाला हूँ, भगवान बुद्ध से एक नाता तो जन्म से ही है। तो वो उन्होंने जो लाइन दिया है, जो एक लाइन में सिखाया है ना कि अहिंसा परमो धर्म, तो वो अहिंसा सिर्फ बाहर नहीं जाती, वो अंदर भी है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। तो वो उसको अपनाना बहुत जरूरी है, और वो किसी भी मीन्स रिलीजन से अपनाए, कोई भी रिलीजियस। तो मैं इस बात पे एक बुद्धा का कोट बोलना चाहूंगा जो निचिरेन दाइशिन ने अपने किताबों में लिखा हुआ है, यूनानिमस डिक्लेरेशन बाय द बुद्धास। तो बुद्धास का एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि द मिरर दैट इज वंस ओन माइंड इज नन अदर देन द सेम मिरर दैट इज द मिरर ऑफ बुद्धास माइंड। तो ये माइंड में ही बुद्धा है, ये माइंड ही मिरर है बुद्धा का, हमको कहीं ढूंढने नहीं जाने का है। And but we are looking at the back side of the mirror, and therefore we cannot see the truth or the principle underlies our nature. हम लोग मिरर के पीछे से देखते हैं, you know, सेम मिरर है, सेम माइंड है, लेकिन हम पीछे की तरफ देखें तो डार्क साइड दिखाई देता है। तो एक तरह की and to be and that is a state of ignorance. But the Buddha, however, looks from the front side of the mirror, and he can see and understand the principle underlying in the entire universe. For this reason, enlightenment and ignorance may be said as a single entity. तो ignorance and enlightenment एक ही चीज है, बस हम इधर से देख रहे हैं या उधर से देख रहे हैं, यही माइंड का खेल है। और मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी साइंस यहाँ पे आके जुड़ जाता है। सो आप सबका धन्यवाद। और मैं अभी क्योंकि एक सवाल ले लेता हूँ मैं, ऑडियंस का एक इम्पोर्टेंट सवाल था ये। इन्होंने पूछा है कि बायोलॉजिकल फैक्टर फॉर डिप्रेशन आर लिंक्ड विद द जीन, एंड इज दिस जीन प्रिवेलेंट इन एवरीवन? इस जिन की बात अभी इन्होंने किया था कि वो जेनेटिक भी है, ये क्या हर में होता है वो जीन, या वो बाद में डेवलप होता है, या जो भी है? क्या डॉक्टर संजय इज देयर? हाँ, आवाज आ रही? हाँ मिलिंद, आवाज आ रही? हाँ आवाज। हाँ, तो ये रिसर्च में सामने आया है। हेलो, हाँ जी, ये रिसर्च में सामने आया है कि दिस इज अ बायोलॉजिकल डिफेक्ट एंड सीरोटोनिन रिलेटेड जो जीन है वो आइडेंटिफाई हुआ है, लेकिन सभी में ये जीन होता है ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे जीन हैं जो अभी तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, और शायद फ्यूचर में और ऐसे बहुत सारे जीन्स सामने आएंगे जो डिप्रेशन से लिंक्ड रहने वाले हैं। तो रिसर्च इज ऑनगोइंग। तो अभी हम लोग उसके इतने अप्लाइड इसमें आए नहीं कि डिप्रेशन आया तो हम उनका जेनेटिक टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये प्रूव्ड है कि it has got a genetic basis and it is in the process of research. Okay, thank you so much, डॉक्टर संजय। एक सवाल और ये भी है, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है, और ये सवाल है कि what we should do when we cannot accept new things which happen in our life, how to accept new changes in our life? सर भंते जी या रोशनी जी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, इवन देवयानी जी दे सकते हैं। क्या बोले मिलिंद जी?
what we should do when we cannot accept new things which happen to our life. नई चीजें आती है हमारे जीवन में, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब ये नई चीज जिन्होंने कहा, ये नहीं बताया, उन्होंने पूछा कि अच्छी या बुरी, बट उनका जो चेंजेस आते हैं लाइफ में और हम वो कर नहीं पाते, तो वो किस तरह से हम उसको लाइफ में एब्सॉर्ब करें, या कोई इसका कोई तरीका है? शायद बहुत सारे लोग रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को, ये शायद कहना चाहते हैं। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज। तो ये निसर्ग का एक स्वभाव है, या यूं कहे कि प्रकृति का एक स्वभाव है कि वो हमेशा चेंजेस लाते रहता है। इवन हमारी ह्यूमन बॉडीज में भी, हमारे मेंटल फिनोमिनास में, इवन हमारे जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स रहते हैं, या फिर जो वर्ल्डली लाइफ है, उसमें भी हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। शायद मैं रात को अगर सो के हूँ और मैं सुबह जब मैंने उठता हूँ, मैं रात को जो सोया हुआ इंसान है वो सुबह वही है, आप ये नहीं कह सकते। तो ये सब चेंजेस हमारे लाइफ में आते रहते हैं, और आपको तरह तरह के चेंजेस आपके लाइफ में आएगी भी। जैसा हम लोग कह सकते हैं कि थॉट्स के कुछ चेंजेस आ सकते हैं, या वेदर के चेंजेस आ सकते हैं, फूड के चेंजेस आ सकते हैं, कोई भी चेंजेस रहे तो उसको हमारा माइंड ने एक्सेप्ट करना चाहिए। पर माइंड तभी एक्सेप्ट करेगा जब माइंड माइंडफुल रहेगा, माइंड कंपैशनेटेड रहेगा, माइंड लविंग काइंडनेस वाला रहेगा, माइंड जो है आपका मुदिता वाला रहेगा, करुणा वाला रहेगा, उपेक्षा वाला रहेगा। तब ये सब जो चीजें हैं, अगर आपके पास नेगेटिविटी भी आएंगी ना, तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। जैसा एक जलता हुआ प्लेन अगर सागर में गिरता है तो सागर नहीं जलता है, वो प्लेन जला हुआ उसमें शांत हो जाता है। उसी तरह से माचिस की एक तिल्ली अगर पेट्रोल पंप पे अगर जाती है तो पूरा पेट्रोल पंप ब्लास्ट हो सकता है। तो इट्स डिपेंड कि आप क्या कंटेंट्स कैरी कर रहे हैं आप डे टू डे लाइफ में, कि आप वाटर कैरी कर रहे हैं या आप ये जो पेट्रोलियल केमिकल है वो आप कैरी कर रहे हैं। अगर आपके पास में अगर वाटर है, शिथिलता वाला है, तो आप आगे वाले को कंपैशनेटेड वर्ड्स ही देंगे, आगे वाले को आप करुणा ही देंगे, आगे वाले को आप लविंग काइंडनेस ही देंगे। अगर फिर भी वो कोई अगर आपके ऊपर पत्थर भी फेंकता है, आपको कुछ गलत भी बोलता है, तो आप क्षमता में रहेंगे, शांत रहेंगे। लेकिन अगर आपका माइंड अगर डिस्टर्ब है तो आपको शायद छोटी सी चीज भी आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसके लिए मैं बेस्ट सोल्यूशन तो ये बोलूंगा कि आपको डे टू डे लाइफ में लविंग काइंडनेस मेडिटेशन का आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंपैशन का आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो मुदिता है, जो हम दूसरों के सुख में अपने आप का सुख देखते हैं, तो ये अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपेक्षा, अगर कोई हमारे लिए कुछ गलत कर देता है तो हमें उसे उपेक्षा कर देने का। जैसे एक छोटा बच्चा अगर बड़े इंसान के साथ में अगर कुछ गलत व्यवहार कर देता है तो बड़ा जो इंसान रहता है उपेक्षा यानी उपेक्षा भावना रखता है। तो इसको 4 ब्रह्म विहार बुद्धिज्म में बोला गया है, और मैं ये मानता हूँ कि जिस इंसान में 4 क्वालिटीज है तो वो मैं ये मानूंगा कि वो ही देव है, और वही सत्पुरुष है, और वही हर चीज है। क्योंकि ये सब 4 क्वालिटीज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इन एनी पर्सन। और जिसके पास में 4 क्वालिटीज है वो सुप्रीम है। मुझे नहीं लगता कि वो सुख दुख और ये सब चीजों से वो काफी ऊपर है। तो आप भी अगर आपके डे टू डे लाइफ में अगर ये लाते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई इंसान पूरे विश्व को जीतता है और अपने आप को जीतता है, तो जिसने अपने आप को जीता है मैं उसे श्रेष्ठ मानूंगा। तो ये जो 4 क्वालिटीज है, ये 4 क्वालिटीज आप अपने भगवान में भी देखिए उसमें है क्या, आप अपने आप में भी देखिए है क्या। नहीं होगी तो आप अपने आप में भी लाइए, और आपके जो उपास्य देव है उनमें भी लाने का कोशिश कीजिए। तभी मैं कहूंगा कि आप स्पिरिचुअली हाई है, या आपके जो टीचर्स है वो स्पिरिचुअली हाई है। अदरवाइज तो हम तो जो सीजनेबल जो फ्रॉक्स जिस तरह से आते हैं उस तरह से हमारे भारत में तरह तरह के देवी देवता भगवान है, हमें उनसे कोई लेना देना। लेकिन क्वालिटीज मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। तो हमने क्वालिटीज की तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये जो क्वालिटीज है इसको हम सब लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सब चीजों को पढ़ने के लिए मैं कुछ सेमिनार वगैरह भी इन फ्यूचर ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, तो जिसमें 40 काइंड्स ऑफ बुद्धिस्ट मेडिटेशन और भी अलग अलग तरह के जो भी मैंने 4 ब्रह्म विहार बताया है, या फिर किस तरह से हम लोग हैप्पीनेस की तरफ जाए। तो रोशनी जी, मैं, मिलिंद जी, हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं बॉम्बे के आसपास, तो और आप भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, ताकि आपका जो इनर हैप्पीनेस है वो उसको आप बढ़ाएं, ताकि आप जो मटेरियलिस्टिक जो हैप्पीनेस है वो आपको शायद कुछ समय के लिए मिल पाएगा, लेकिन जो इंटरनल अगर हैप्पीनेस आएगा तो आपके चेहरे पे भी एक ग्लो आएगा, आपकी आंखों में एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। और चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए ना, अगर सुशांत के साथ में अगर ये 4 क्वालिटीज रहती ना, तो उसने उन लोगों को हराया रहता, वो नहीं हारा रहता।
ये 4 क्वालिटीज को मैं कहूंगा कि अपने डे टू डे लाइफ में हमने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। भगवान बुद्ध के ऊपर भी काफी इस तरह से परेशानी आई थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माने। अपने लाइफ में भी देखता हूँ काफी सारी नेगेटिविटीज आती है, लेकिन ये 4 क्वालिटीज की वजह से मैं कंट्रोल में रहता हूँ। तो आप लोगों ने भी इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, बस मैं यही कहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे लगता है कि अभी हम लोग काफी समय हो चुका है, 1:40 हो गया है, तो हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 आवर क्रॉस किया है। मैं चाहूंगा कि अभी काफी सवाल कुछ और भी आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि संघकाया पेज पे जाके भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं, या हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं उनसे भी आप 1 to 1 पूछ सकते हैं। और ये बहुत अच्छा सेशन रहा, इसमें सारी अलग अलग लेवल की बातें हमने देखी है, स्पिरिचुअल, साइंस और धर्म की बातें। तो मैं चाहूंगा कि ये सेशन हम यहीं करते हैं, और शायद हम लोग एक और सेशन बाद में इसका पार्ट 2 भी शायद लेके आएंगे नए रूप के साथ में। बट आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मैं सारे स्पीकर्स का धन्यवाद करता हूँ और संघकाय ऑर्गेनाइजेशन का कि ये इतना खूबसूरत सेशन इतने सारे लोगों के लिए उन्होंने किया। और डॉक्टर संजय, डॉक्टर देवयानी, रोशनी और जी, मिलिंद जी जो नेक्स्ट वेबिनार से उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो या आप बता दीजिएगा। हाँ। मैं बाकी में ये वोट ऑफ थैंक्स करके आई विल टेक अ लीव ऑन दिस। बद्दी जी आप आगे वेबिनार के बारे में बताइए और फिर हम लोग सेशन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वेबिनार हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि पेरेंटिंग्स के ऊपर, कि बच्चों की पेरेंटिंग्स कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो असेट है हमारे बच्चे लोग, हमारे चिल्ड्रंस है, तो उनका पेरेंटिंग्स हमने किस तरह से करना चाहिए। उसलिए हमें ट्यूसडे को एक वेबिनार रखे है शाम को। और इंडिया में जो है कुछ साइकोलॉजिस्ट और कुछ अच्छे डॉक्टर्स, पेडियाट्रिक्स, इनको लेके हम लोग करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे यूरोप में और अलग अलग कंट्रीज में किस तरह से पेरेंटिंग की जाती है बच्चे लोगों, क्योंकि ये जो हमारे जो बच्चे हैं भारतीय या फिर कोई भी बच्चा आ रहे हैं, तो वो फ्यूचर का हमारी असेट है, और वो फ्यूचर हमें भारत का एक भारत को बनाने के लिए उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर हम लोग एक सेशन ले, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर और जो संस्कार विधि है उसके ऊपर। साथ ही साथ जो हम लोग कुछ यूथ कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और कुछ हम लोग नेक्स्ट मंथ से एक सर्टिफिकेट कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए, पीस एजुकेशन के लिए, ताकि पीस वैल्यूज सोसाइटी में हम लोग अच्छे से दे सके। और भी अलग अलग तरह के हम लोग वेबिनार्स ये करेंगे। आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं, मिलिंद जी ने भी कुछ हमें सजेस्ट किया था कि ये सोसाइटी के प्रॉब्लम से इसके ऊपर हमारा डिस्कशंस होना चाहिए, तो जो प्रेजेंटली उससे बेनिफिट हो सकते हैं, इन फ्यूचर भी उन लोग बेनिफिट हो सकते हैं। ओके, थैंक यू मिलिंद जी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर ये खूबसूरत नए टॉपिक के साथ में वापस आएंगे। स्पीकर्स का एक बार फिर धन्यवाद, सारे लोग जो इससे जुड़े हुए थे। प्लीज ये बात जिनको भी समझ में आई है वो आप दूसरे तक पहुंचाइए, और आपको कुछ और सवाल होंगे तो संघकाया फाउंडेशन के फेसबुक पेज पे जाके भी आप ये सवाल पूछ सकते हैं। वी कैन कनेक्ट विथ यू, या हमको पर्सनल भी कनेक्ट कर सकते हैं, या हमारे साथ स्पीकर एक्सपर्ट्स है उनके साथ में भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। सो आप दिल में बात मत रखिए, जुबान पे लेके आइए, और केयरिंग शेयरिंग इज अ केयरिंग, तो प्लीज डू दैट। थैंक यू so much. Thank you, and have a good day. Thank you so much. Thank you. Okay, thanks everyone for joining the session. Thank you everyone. Namaste. Namaste. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Milind ji. Thank you everyone. Thank you so much Milind ji. Bhante ji, thank you. Thank you Devyani ji, Sanjay ji. Bhante ji, thank you so much for having me. Thank you. True. Thank you for enlightening us. Thank you everyone. Okay, thank you. Thank you to Maharaj ji as well. Yeah, sure. We'll pass the message. Okay. Yeah. Thank you. Bye. Take care. Thank you.